ओम श्री धन्वंतरे नमः। Namaskar, pranam, hello and good noon to all of you. I am Dr. Pratibha Pandey and I extend a very hearty welcome to each one of you. Thank you so much for joining us today. मैं आप सभी दर्शकों का वैद्य मित्र आयुर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय वेबिनार श्रृंखला के इस दूसरे सत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अपने बहुमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकालने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज अंतरराष्ट्रीय बाउंडलेस फिजियोलॉजी क्रिया शारीर इस विषय पर आधारित अंतरराष्ट्रीय वेबिनार श्रृंखला के इस सत्र में हम जिस विषय पर आज बातचीत करने वाले हैं वह है अ क्लोजर लुक टू अग्नि। जी हाँ, आयुर्वेद को जानने वाला हर व्यक्ति जानता है कि अग्नि की आयुर्वेद में क्या महत्ता है। विषम अग्नि या मंद अग्नि के कारण ही सर्वाधिक रोग की उत्पत्ति होती है, यह आयुर्वेद मानता है। ऐसे में हमारे लिए अग्नि को समझना और अग्नि को जानना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बात को ध्यान रखते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों के क्रियाशारी डिपार्टमेंट के हमारे गुरुओं ने आज इस कार्यक्रम का संचालन करने का और इसमें भाग लेने का निर्णय लिया है। जी हाँ, आज हमारे साथ ऐसी बहुत सी शख्सियत जुड़ रही हैं जो अग्नि के बारे में आपको बहुमूल्य ज्ञान देने वाली है। जी हाँ, मेरा ये दावा है कि आप इस सत्र के अंत में खुद ही सोचेंगे कि वाह, आज का क्या सत्र था। आज मैं आपसे बोल रही हूँ कि इस सत्र के एंड तक बने रहिए और आज आप कुछ ऐसा जरूर सीख के जाएंगे कि मुझे और आपको, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हम आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं और अगर हमने अग्नि को नहीं समझा तो चिकित्सा करना हमारे लिए सरल नहीं होगा। सरल क्या, चिकित्सा करना ही हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो चलिए आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान श्री धन्वंतरी जी को नमन करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सौभाग्य से बहुत से सम्मानीय अतिथिगण आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक से बड़ी एक शख्सियत। जी हाँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसी महान शख्सियत का मुझे परिचय कराने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले आज के हमारे इस कार्यक्रम में चेयरपर्सन की भूमिका में हमारे साथ जुड़ रही आदरणीय डॉक्टर संगीता गहलोत मैम का इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप प्रोफेसर एंड हेड ऑफ क्रियाशारी डिपार्टमेंट है फ्रॉम IMS BHU वाराणसी। मैम के पास अनुभवों में से अनुभव है। जी हाँ, 28 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, 26 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और 7 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। जी हाँ, और मैम को बहुत से सम्मानीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उसमें से कुछ हैं अग्रणी प्रज्ञा अवार्ड फ्रॉम आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, साथ ही विज्ञान रत्न मानद उपाधि जो कि मैम को दिया गया था इन साइंटिफिक सिंपोजियम दैट वाज कंडक्टेड बाय DAMC एंड PAS इन देहरादून। मैम को बेस्ट थीसिस अवार्ड, जी हाँ, बेस्ट PhD थीसिस अवार्ड 2006 में मैम को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था और साथ ही 2008 में बेस्ट मॉडल टीचर अवार्ड। तो मैंने कहा ना, आज हमारे साथ बहुत सी एक से बढ़कर एक शख्सियत जुड़ रही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर संगीता गहलोत मैम का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे सौभाग्य से आज को चेयरपर्सन की भूमिका में हमारे साथ जुड़ रही हैं वैद्य पूर्वी व्यास मैम। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर JS आयुर्वेद महाविद्यालय नाडियाड। मैम, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस कार्यक्रम में स्पेशल गेस्ट की भूमिका में जुड़ रही हैं डॉक्टर PR वर्तेन्य मैम। मैम, आप सीनियर लेक्चरर हैं ग्रेड 1 फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजिनस मेडिसिन कोलंबो श्रीलंका। आप सभी अतिथिगण का इस कार्यक्रम में मैं पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। हमारे सौभाग्य से आज के साइंटिफिक सेशन कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले कीनोट स्पीकर की भूमिका में जुड़ रहे डॉक्टर किरण तावलरे सर का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर श्री आयुर्वेदा कॉलेज नागपुर। और साथ ही आज हमारे साथ अपनी प्रेजेंटेशन लेकर जुड़ रही हैं डॉक्टर अंकुर फ्रॉम दिल्ली एंड डॉक्टर हरिकेश फ्रॉम कर्नाटका। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ
और इस कार्यक्रम को अपने मंगल वचनों से शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वैद्य मित्रम के ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट, अष्टांग शासकीय आयुर्वेद कॉलेज के क्रियाशारी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर APS चौहान सर को. Sir, I would like to invite you for presenting welcome address. Sir. Thank you very much, Pratibha. इस क्रिया शरीर के इस वेबिनार में मैं हमारे आज के कार्यक्रम की चेयरपर्सन सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर संगीता गहलोत मैडम का. हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में, विशेष अतिथि के रूप में श्रीलंका से जुड़ी हुई है मैडम डॉक्टर वाटम निमा. उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ. आज के इस विशेष सत्र में हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर किरण तवलारे, श्री आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर से. वे आज अग्नि के ऊपर अपना विशिष्ट वक्तव्य हमारे बीच में रखेंगे. मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं. साथ ही हमारे साथ में जुड़े हुए हैं दिव्या ईरानी कॉलेज दिल्ली से PG स्कॉलर, हमारे यंग ब्रेन डॉक्टर अंकुर. मैं उनका भी स्वागत करता हूं. वे हमारे बीच में अपने विचार रखेंगे. इसी तरह से कर्नाटक से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर ऋषिकेश, जो कि PG स्कॉलर है. वो भी हमारे बीच में अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे. मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ. साथ ही हमारे साथ में जुड़े हुए सभी शिक्षक आयुर्वेद के जो पूरे देश भर से जुड़े हुए, जयपुर से डॉक्टर महेंद्र प्रसाद, नडियाड से डॉक्टर पूर्वी, इस तरह से डॉक्टर नागपुर के भाऊ साहब मूल्य कॉलेज से भी जुड़ी हमारे बीच में मैडम, उन सबका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. और इस क्रिया शरीर के इस वेबिनार में हमारे साथ में फेसबुक पेज पर जुड़े हुए सभी आयुर्वेद के मनीषी, आयुर्वेद के सारे जानकार, आयुर्वेद के सारे शिक्षक, आयुर्वेद के चिकित्सक और आयुर्वेद के होनहार विद्यार्थियों का मैं वैद्य मित्रम परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ. ऑन द ओकेशन ऑफ दिस special episode of our Kriyashari webinar, I welcome each and every guest of this occasion and all the viewers who are connected with us on the Facebook page and on the Zoom link. So welcome you all once again and very thank you to joining us. Over to Pratibha. थैंक यू सो मच सर. आपके मंगल वचनों से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और आपके वचनों से इस कार्यक्रम को और भी ऊर्जा मिल गई है. तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मोस्ट अवेटेड साइंटिफिक सेशन की. जी हाँ, और सर्वप्रथम इस साइंटिफिक सेशन की शुरुआत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आज के हमारे कीनोट स्पीकर डॉक्टर किरण तावलरे सर को. और उसके पहले एक थोड़ा सा परिचय मैं सर का आपको देना चाहूंगी, क्योंकि सर का परिचय इतना लंबा और इतना विशाल है कि मैं यहाँ बोल सकूं ये मेरे बस की बात नहीं. तो चलिए, सर को बेस्ट टीचर नेशनल अवार्ड से 4 बार सम्मानित किया गया है. जी हाँ, और सर के पास 12 वर्ष का UG टीचिंग एक्सपीरियंस है और साथ ही 6 वर्ष का PG टीचिंग एक्सपीरियंस. ग्लोबल आयुर्वेद पार्ट 1 एंड ग्लोबल आयुर्वेद पार्ट 2 जो PG एंट्रेंस की जो बुक्स होती हैं, सर ने उन बुक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. और साथ ही इंस्टेंट एनाटॉमी बुक के सर ऑथर हैं. और सर का ऐसा बहुत सारा कंट्रीब्यूशन, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, डिफरेंट वर्कशॉप्स. सर के पास इतने सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं कि ना मैं याद रख सकी और ना मैं यहाँ पर बोल पा रही हूँ. सर का स्पेशलाइजेशन एक्यूप्रेशर में भी सर ने मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स सर ने एक्यूप्रेशर पे किया हुआ है. और साथ ही सर का स्पेशलाइजेशन या यूं कहें कि एरियाज ऑफ इंटरेस्ट सर का लाई करता है इन टीचिंग क्रियाशारीर, research methodologies and medical statistics, medical education, publication ethics, animal model and clinical research. तो इतने सारे areas of interest के साथ तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का यह वक्तव्य कैसा होने वाला है. तो चलिए अब बहुत ही आदर के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे कीनोट स्पीकर डॉक्टर किरण तावलरे सर को. सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आइए और हमारे दर्शकों से जुड़िए. Please give me the permission for sharing the screen. At present, I am unable to share my screen.
Sure, sir. Sure, sir. Please wait. Now you can share, Doctor. Yeah. Yes. Good afternoon to all of you. Today we are discuss our topic on physiological aspects of Agni. Okay. First of all, I would like to thanks Vaidyamitram Association or team of Vaidyamitram. Special thanks, my special thanks and sincere thanks to Dr. Babita ma'am and Dr. Professor A.P. Chavan sir. Okay. I also thanks to Galod ma'am, Purvi ma'am, Telana ma'am. Okay. Now I start my lecture on the topic of physiological aspects of Agni. Okay. I am Dr. Kiran Tawlare, assistant professor. वो बच्ची ने एसोसिएट बोला था, एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर at Shri Ayurveda College, Nagpur. Okay. Okay. Today's lecture, we will cover these topics. After this lecture, all students should be able to know or should be able to explain definition of Agni, common sites of Agni, function of Agni, difference between the Agni and Pitta, and last one is types of Agni. What is Jatragni, Bhutagni, and the Dhatwagni. First topic is introduction. Okay. This one. Okay. First question is that what is meant by Agni? For common understanding, which substance or which bhav padartha we assume as Agni? This is my first question. Okay. And we find the answer on the basis of Lok Purush principle. Similarly, between the universe and man has been described in Lok Purush Siddhant. Okay. A role of Agni in the body is similar to role of heat of sun in universe. This is the simple concept of Agni. कि exactly body में Agni क्या है? तो जैसे universe में sun का heat है. Okay. Like that. Status of health and disease condition are mainly depending on Agni factor. Because रोगा सर्वापि मंदग्नो है ना, अष्टांग हृदय निदान स्थान 12 सभी को पता है ये श्लोक. तो इस श्लोक के आधार पे हेल्थ एंड डिसीज कंडीशन बोथ आर डिपेंडिंग ऑन अग्नि, है ना. Not only that, but also Yoga Ratnakar also said that अग्नि मूलम बलम पुंसाम रेतो मूलम तु जीवितम, है ना. मतलब जीवन का जो बल है वो अग्नि के ऊपर डिपेंड है, एंड जो जीवन है ना, वो रेतस दैट इज द स्पर्म के ऊपर डिपेंड है. तो अग्नि की जो महिमा है योग रत्नाकर जी ने परफेक्टली बताया. आफ्टर दैट डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड एसिमिलेशन, दैट इज होल प्रोसेस. तीनों, डाइजेशन, then process, then metabolism and assimilation, means in short whole process of biological conversion and utilization of energy is symbolized by the term Agni. means आप समझ गए होंगे कि अग्नि एक ब्रॉड टर्म है जिसमें मॉडर्न से अगर बात किया जाए तो उसमें सभी कॉन्सेप्ट उसके अंतर्गत आते हैं. ओके, इवन डाइजेशन भी आता है, पर वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है. First one is etymology, Utpatti. ये denotes to go, G for to burn, and Ni for to carry. है ना? This is the Shabda Kalpadru. Okay, etymology of Agni. Next definition, that is short definition. Yeah, we call it as the Nirukti of Agni. Angati iti vyapnoti iti Agni. What is mean by Agni? So Agni means substance which is covered in the whole body. है ना? Is called Agni. The fire element present in the human body in microscopic level. हम हमेशा बोलते हैं कि अग्नि का स्थान क्या है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अग्नि है. ओके, तो इसके लिए मॉडर्न में अगर हम जाके देखते हैं तो लाइसोसोम आपको सबको पता है. ओके, लाइसोसोम क्या करता है, जैसे ही इनग्लूफ होता है मटेरियल सेल के अंदर, तो सबसे पहले उसमें जो एसिडिक मटेरियल होता है या जो एंजाइम्स होते हैं वो पोर हो जाते हैं उस मॉलिक्यूल के ऊपर, और एसिडिक रिएक्शन के कारण वो जो लाइसोसोम होता है, वो जो सेल्यूलर अग्नि की हम बात करते हैं, वो वहां पे लाइसोसोम बखूबी निभाता है. ओके, तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, इसको आपने मानना चाहिए ऐसा नहीं, पर सेल्यूलर अग्नि की जब भी बात होती है तो मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उसको लाइसोसोम एज ए लाइसोसोम समझाता हूँ. ओके, तो उसका फंक्शन आपको सेल्यूलर लेवल पे भी समझ में आता है और एज ए अग्नि भी
समझ में आता है। ईच एंड एवरी परमाणु ऑफ बॉडी, है ना, सेल्यूलर लेवल मीन्स आयुर्वेद में परमाणु बोला है, तो ईच एंड एवरी परमाणु ऑफ बॉडी इज कॉल्ड अग्नि। ओके, नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ अग्नि। ये तो फेमस श्लोक है, सबको पता है। आयुर्वर्ण बलम स्वस्थ उत्साह उपचयो प्रभा ओजस तेजो अग्नि प्राण चोक्ता देहाग्नि हेतु का शांति अग्नि म्रियते युक्ते चिरम जीवत्यानामय। ओके, मीन्स सिंपल मीनिंग है कि आचार्य चरका इन 15 अध्याय सेज दैट आयु मतलब लाइफ स्पैन, वर्ण मीन्स कॉम्प्लेक्शन, वाइटलिटी, गुड हेल्थ, उत्साह मीन्स enthusiasm, उपचय मीन्स पल्पनेस, प्रभा मीन्स अगेन ग्लो, ओज मीन्स वाइटलिटी और we says that good health, है ना, तेज that is expressiveness, अग्नि प्राण चोक्ता देहाग्नि हेतु का। तो इसका सबका हेतु कौन है, रीजन कौन है, ये अगर अचीव करना है तो that is अग्नि। Okay, and last line is very important. Acharya Charaka says that Shanto Agni Mriyate Yukte Chiram Jivatya Anamaya. Meaning when this Agni is extinguished, when this Agni is demolished, okay, at that time man dies. And when it is functioning properly, okay, because Jivatya Chiram ना, Chiram Jivatya Anamaya, जब ये कंटिन्यू हमारे साथ रहती है विदाउट दिस इज अनामया फंक्शनिंग प्रॉपरली, मैन लाइव्स लॉन्ग इन गुड हेल्थ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन चरक ने यहाँ पे दी है, डिफरेंस बिटवीन द अग्नि एंड पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर अग्नि और पित्त में क्या डिफरेंस है। अग्नि बॉडी में तो आचार्य सुश्रुत ने वैसे भी कहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है ना, हम बात करेंगे, तो फिर एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो फर्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन अग्नि एंड पित्त, whether there is difference or not. As per Acharya Sushruta, okay, Shushruta says that there is no difference between the Agni and Pitta. Both are same. ये भी हम देखेंगे कि ऐसा आचार्य ने क्यों कहा, ये भी बात करेंगे। ओके, बस पहले हम बात करेंगे कि आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि ये दोनों डिफरेंट है। न खलु पित्ति पित्त व्यतिरेकात अन्य अग्नि उपलभ्यन्ते। शरीर में पित्त के अलावा दूसरी कोई भी अग्नि उपस्थित नहीं है। ओके, आग्नेयत्वात् पित्ते दहन पचनादिषु अभिप्रवर्त्यमानेषु अग्नि उपचारः। ओके, तो ये जो दहन पचन जो भी उपचार जो भी कार्य होते हैं, है ना, जो अग्निगुण से होते हैं वो पित्त के अग्निगुण से होते हैं, ऐसा शुश्राचार्य का कहना है। क्षीणे अग्निगुणे, अग्नि का जब गुण क्षीण होता है कब होता है, क्षीणे अग्निगुणे तत्समद्रव्य उपयोगात्। ओके, शुश्राचार्य कहते हैं कि जब अग्निगुण शरीर में अग्निगुण की कमी आती है तो हम अग्निगुण को ही बढ़ाते हैं, जो एक्चुअली पित्त को बढ़ाने वाली ट्रीटमेंट होती है। ओके, शीतक्रिय उपयोगात् आगमाच्च उपशयोम न खलु पित्ति व्यतिरेकात् अन्य अग्नि इति। शरीर में फिर से उन्होंने क्लियर किया कि शरीर में पित्त के अलावा दूसरा कोई भी अग्नि उपस्थित नहीं है। अच्छा, और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि सेम जो कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, आचार्य मरीच एंड आल्सो आचार्य भोज, there is a no existence of any other agni in the body without pitta. Okay, without pitta, because there is increased digestion and combustion, both there is increased digestion and combustion in the body due to ushma gun. What is the ushma gun या उष्ण गुण, both are same, due to उष्म गुण of पित्ता, क्योंकि उष्म गुण किसका है, पित्त का है। ओके, तो ये आप क्लियर समझ लो कि आचार्य सुश्रुत, आचार्य भोज, आचार्य मरीच तीनों के हिसाब से कहना है कि इन तीनों, ये जो पित्त का उष्म गुण है यही अग्नि है। कैसे हम देखेंगे एक एक, प्लीज वेट। लाइकवाइज द ट्रीटमेंट ऑफ द अग्नि इज सिमिलर टू पित्ता। इन्होंने और एक बात उससे जोड़ी कि भाई जो हम अग्नि की ट्रीटमेंट करते हो सिमिलर तो है पित्त के जैसे। ओके, अगर अग्नि मानदेय होता है तो हम जो ट्रीटमेंट यूज करते हैं वो पित्तवर्धक गुणों से ही होती है, लेकिन आगे आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, नेक्स्ट आए आचार्य चरक। ओके, आचार्य चरक, आचार्य चरक का कहना है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अग्नि एंड पित्त। रिमेंबर, शुश्राचार्य सेज दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अग्नि एंड पित्त, बट आफ्टर दैट आचार्य चरका से and also आचार्य ढलाना both are says that there is a no difference, there is a difference between pitta and agni. Both are separate entity in our body, both. Yes, how we can see here, agni reva sharire pittantargataha. Charkacharya says that
Charaka admire that also Pitta and Agni both are different. Then Pitta Antargata iti vachanena, है ना, Chakrapani clear that thing what is my Pitta Antargata. Because Charkacharya said that कि Agni is implicit in the Pitta. अग्नि कहाँ रहती है? तो पित्त के अंतर्गत ही रहती है, नो डाउट. लेकिन पित्त के अंतर्गत रहती है मतलब क्या? ओके, तो चक्रपाणी एक्सप्लेन दिस थिंग वेरी वेल. चक्रपाणी डिक्लाइन प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट फायर. आप देखिए, पित्त अंतर्गत इति वचनेन शरीरे ज्वालादि युक्त वन्य निषेधेन. यहाँ पे ज्वालादि युक्त वन्य निषेध किया है. चक्रपाणी ये नहीं कहते कि बॉडी में कोई फायर है, बॉडी में कोई आग है, नो. तो ये जो फायर है, ये जो ज्वालादि युक्त वन्य निषेधन किया है, तो किसके रूप में? पित्तोष्म रूपस्य वन्य. पित्ता के उष्मा के रूप में ही ये शरीर में रहती है, इन प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ पित्तोष्म. आफ्टर दैट आचार्य डल्लन कम. आचार्य डल्लन आल्सो सेड दैट अग्नि एंड पित्त बोथ आर डिफरेंट. अग्नि एंड पित्त में भेद है, और इसके लिए उन्होंने कुछ फैंटास्टिक एग्जांपल भी दिए. ओके, एग्जांपल है घृतम पित्त शमनम अग्निदीपनम. ओके, घी जो होता है वो एलिवेट द पित्त बट enhances the agni. Sorry, elevate the pitta but enhances the agni. Okay, second example दिया अजाप है मत्स्य मतलब फिश पित्त वृद्धि कुर्वन्ति न च अग्निदीप्ति करा, है ना. अगर आप देखेंगे कि अजा का जो दुग्ध होता है या फिश होती है, वो पित्त जरूर बढ़ाता है पर अग्निदीपन नहीं करता है. ओके, अगर आप नेक्स्ट देखेंगे दिवा स्वप्न पित्त प्रकोपनो अग्नि अपि अग्निशमनम. दिवा स्वप्न, दिन में सोना, ओके, ये क्या है? पित्त को बढ़ाता है, लेकिन अग्नि का शमन करता है, अग्नि को पैसिफाई करता है. ओके, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आचार्य ढल्लन ने, ध्यान देना आप लोग. समदोषा समाग्निच, रेफरेंस किसका दिया है? सुश्रुत सूत्र स्थान 15. अब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई. देखिए आप, रेफरेंस है सुश्रुत का, और ऑलरेडी सुश्रुत ने कहा था कि दोनों एक ही है. लेकिन डल्लाचार्य बता रहे हैं कि खुद आचार्य सुश्रुत को भी अग्नि और पित्त ये दोनों डिफरेंट इंटाइटी है, यही उनका मानना था. ऐसा आचार्य डल्लन अपने टीका में लिखते हैं. क्यों लिखते? देखिए, समदोषा समाग्निच. व्हाट इज समदोषा? समदोष में क्या है? समदोष में सम अग्नि, सॉरी समदोष में सम पित्त, इसमें इंक्लूड है सम पित्त. ओके, फिर सम पित्ता समाग्नि. अगर सेम इंटाइटी होती तो आचार्य सुश्रुत कदापि इनको अलग अलग नहीं लिखते. इसीलिए, और ये बेसिक श्लोक है हमारे आयुर्वेद का, तो आचार्य सुश्रुत कभी भी ऐसा नहीं लिखते. तो इस श्लोक के आधार पे आचार्य डल्लनाचार्य कहते हैं कि इट इज क्लियरली इंडिकेटेड दैट पित्त एंड अग्नि आर नॉट द सेम थिंग एज पर सुश्रुताचार्य आल्सो. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई आचार्य डल्लन ने, है ना. और नेक्स्ट जो है कि द्रवम स्निग्धम अधोगतम पित्तम वन्नी तो अन्यथा, कि भाई द्रव जो पित्त होता है वो द्रव होता है, वाइस वर्सा जो वन्नी होता है वो रुक्ष होता है या द्रव नहीं होता है. ओके, त्यक्त द्रवतम बोला है. सेकंड बोला है कि पित्त स्वास्निग्ध गुणात्मक होता है तो अग्नि रुक्ष गुणात्मक होता है. ये एक फिजिकल डिवाइडेशन है, फिजिकली, है ना. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको पता है कि ये द्रव होगा, ये रुक्ष होगा, ये सबको पता है. ओके, नेक्स्ट आचार्य संग्रहकार. ओके, आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं? तत्र पित्त विशेषः पाचक सौज्ञो अग्नि इतः प्राग्भीतः. आचार्य वाग्भट ने, हमारे जो संग्रहकार है, उन्होंने पाचक पित्त को विशेष संज्ञा से अग्नि शब्द कहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा. मतलब आचार्य संग्रह के हिसाब से पाचक पित्त ये वन ऑफ द अग्नि है या अग्नि में कन्वर्ट होता है. वो देखिए कैसे. ओके, नेक्स्ट है सिनोनिम्स ऑफ अग्नि, है ना. ये आपको क्लियर हुआ पहला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पित्त. एक मिनट, मैं मेरा स्क्रीन पे आता हूँ थोड़ा, एक सेकंड के लिए. हाँ, ओके, ये आपको क्लियर हुआ कि क्या डिफरेंस है दोनों में. सुश्रुताचार्य का कहना है कि सेम है ना. बट उसके बाद आचार्य चरक कहते हैं कि डिफरेंस है. उसका ये देखा कि पित्ता अंतर्गत मतलब क्या, इम्प्लिसिट इन द पित्ता, है ना, इन द फॉर्म ऑफ उष्मा. ओके, क्लियर. उसके बाद हमने ये देखा कि डल्लाचार्य का मत देखा
उनका भी कहना है कि दोनों इंटाइटी अलग है, लेकिन सुश्रुत को भी वही कहना है, ऐसा भी उन्होंने बात कही है, ये भी बात होगी। हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की चलते हैं सिनोनिम्स पे। ओके, सिनोनिम्स पे बात देखिए। वैश्वानर, व्हाई अग्नि इज कॉल्ड एज वैश्वानर? बिकॉज अग्नि प्रेजेंट इन द कोष्ठा. Called as Suchi because Agni having cleaning or cleansing capacity. Also called as Damunas. Damunas means disease elimination power is called Damunas. And Agni itself having a disease elimination power, that's called as Damunas. Anal, it is the main function of Agni is a digestion. That's why Agni is called as Anal. Or last is the Pavak. Pitta Antargata, implicit in the Pitta. That's why Agni inside the Pitta and hence is called as Pavak. Okay, this is the synonyms. Usually we can use these synonyms. That's why I discussed this. Next one is main types of Agni. है ना, सभी को पता है, just एक revision लेते हैं. Zatragni, that is digestive fire. It is the main one type. Then Bhutagni, we called as a tissue fire. That is the 5 types. And then Dhatuvagni, element fire. है ना, having 7 types of Dhatuvagni is called element fire. यहाँ पे आप ब्यूटी देखिए. Okay, first one is called a digestive fire. Okay, and on the basis of this is descending basis of Agni, descending basis. First is fire. Okay, that is in the crude form, and main form. Then when we when we say on the form of a tissue fire, is called as Bhutagni, tissue fire. And then at the level of minute, okay, we call it the Parmanu level or microscopic level, that element fire. मैडम प्लीज माइक बंद करिए, किसी का तो भी म्यूट करना बाकी उसको म्यूट करिए, है ना, किसी का ये चालू है, सबका म्यूट करिए, मेरा भी म्यूट किया तो मैं ऑन कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, देन है धातुअग्नि, दिस एलिमेंट फायर, हैविंग 7 टाइप्स ऑफ एलिमेंट फायर. इसके अलावा आपको सबको पता है कि चरकाचार्य ने 13 अग्नि बताई है. ओके, जाठराग्नि, भूताग्नि 5 और धातुअग्नि 7. उसमें डिटेल में हम नहीं कहेंगे, है ना, सिर्फ मैं एक आपको काउंट करके देता हूँ. सुश्रुत ने अगेन 5 ही अग्नि बोली है. क्यों? क्योंकि सुश्रुत का अगर बेसिक कहना अगर ये मान के चलते हैं कि पित्त एंड अग्नि इज सेम, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ लो कि अग्नि और पित्त अगर सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुक्राचार्य का क्या कहना है कि अग्नि कितनी है, 5. ओके, वाग्भटाचार्य का कहना है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मैक्सिमम 13 अग्नि मानते हैं कि भाई दोषाग्नि, धात्वाग्नि और मलाग्नि. ओके, लेकिन आचार्य वाग्भट, ओके, ये उसमें दोषाग्नि भी ऐड करते हैं 3 प्रकार की, ये भी आप याद रखिए. उन्होंने वाताग्नि, पित्ताग्नि और कफाग्नि भी इंट्रोड्यूस किए. उसके बाद शारंगधर है, आचार्य शारंगधर, उन्होंने तो क्लियर कहा कि 5 ही पित्त है और उतना ही उन्होंने रिकॉग्नाइज करके छोड़ दिया, भाई तो वही है अग्नि. ओके, यहाँ पे हमको सुश्रुत का मत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि 5 अग्नि क्यों दिया उन्होंने, पाचक अग्नि, रंजक अग्नि, है ना, पित्त के 5 प्रकार को ही अग्नि का नाम दिया है, ये भी क्लियर है. ओके, और ये कौन से आपको मैंने समझा, डाइजेस्टिव फायर, देन टिश्यू फायर एंड देन एलिमेंट फायर, है ना, यू काउंट एज असेंडिंग ऑर्डर. दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ जाठराग्नि. इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मेरे हिसाब से. व्हाट इज जाठराग्नि? अभी हम एक अग्नि के बारे में बात करें, थोड़ा सा नोट करना. डेफिनेशन ऑफ जाठराग्नि, व्हाट इज जाठराग्नि एग्जैक्टली? तेजो गुण उत्कर्षात, इंक्रीज द तेजो गुण मीन्स हॉटनेस. ध्यान देना, याद भी करना है साइड बाय साइड, कोई स्टूडेंट होगा तो. तेजो गुण उत्कर्षात, अगेन शपितम सोम गुण, है ना, एट द सेम टाइम डिक्रीज ऑफ सोम गुण या कोल्डनेस. ओके, त्यक्त द्रवत्वम एंड लॉस ऑफ लिक्विडिटी. 3 कंडीशन है. फर्स्ट वन तेजो गुण उत्कर्षात, सेकंड शपितम सोम गुणम, या मेरा आप हाथ की तरफ देखो, तेजो गुण उत्कर्षात, शपितम सोम गुणम एंड त्यक्त द्रवत्वम, लॉस ऑफ लिक्विडिटी. स्वभावम लब्धाग्नि शब्द, स्वभाव से उसको शब्द लब्धाग्नि शब्द प्राप्त होता है. कब? तत्पाचक इति उच्चतम, तत्पाचकम इति उच्चते. मतलब जब पाचक पित्त जो लिक्विड फॉर्म में है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाचक पित्त जो लिक्विड फॉर्म में है, ओके, उसका क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में जो पाचक पित्त था, थोड़ा टाइम लगेगा हमको इस डेफिनेशन को समझने के लिए, लेकिन चलेगा, है ना, बाकी हम स्पीड से जाएंगे. पाचक पित्त जो लिक्विड फॉर्म में था, उसका क्या हो रहा है, तेज गुण उत्कर्षात, ओके, शपितम सोम गुणम, ओके, एंड त्यक्त द्रवत्वम,
द्रवत्व का त्याग हुआ, लिक्विडिटी का त्याग हो रहा है। एट द सेम टाइम पाचक पित्त लब्धाग्नि शब्द, उसको अग्नि शब्द गेट, मतलब हम बोल सकते कि पाचक पित्ता गेट्स द टर्म अग्नि, ओके, एट दैट टाइम। अब फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आप देखिए, है ना, तो वहां पे आप इमेजिन करिए कि हम पाचक पित्त है और पाचक पित्त है, ऐसा इमेजिन करिए, हॉट वाटर इमेजिन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तेजोगुण उत्कर्षात, हम अग्निगुण कंटिन्यू बढ़ा रहे। एट द सेम टाइम क्या होगा, शपितम सोमगुण होगा, अपने आप उसका जो सोम मतलब कोल्डनेस है वो कम होगा एट द सेम टाइम, ओके। और जैसे ही ये दो प्रोसेस होंगी, है ना, एट द सेम टाइम पाचक पित्ता लॉसेस इज लिक्विडिटी। आप समझ रहे हैं ना, लॉस लिक्विडिटी, क्यों, व्हाई लिक्विडिटी, लिक्विडिटी एंड कन्वर्टेड इनटू उष्मा एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर, ओके। आप लिक्विड का एग्जांपल समझिए, अगर आप बोलेंगे सर वेपर कहां से आई, तो आप ये समझिए कि आपने जो अग्नि दी ना, उसका टेम्परेचर आप कम कर लीजिए, अग्नि कंटिन्यू रहेंगी, सिर्फ आपने टेम्परेचर कम किया, मतलब आपको वेपर नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको वेपर देखना नहीं है ना, तो मत देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टेम्परेचर कम करें, लेकिन फिर भी श्लोक वैसे रहेगा, तेजोगुण उत्कर्षात शपितम सोमगुणम एंड त्यक्त द्रवत्व, अपने आप कुछ समय बाद लिक्विड पोर्शन जो है हमारे हॉट वाटर का वो कम होगा, ओके। अच्छा, अगर वेपर आती है तो आपको ये भी पता है, ये जो वेपर है इससे हम जलते हैं क्या, यस जलते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर का बेसिक तत्व वही है ना, वेपर से हम खाना पकाते हैं, ओके। तो वो तो अगर हम बात करते हैं तो मोर डेंजरस देन लिक्विड होती है, ओके। तो ये मुझे कॉन्सेप्ट आपको समझाना था कि पाचक पित्तों को हम अग्नि कब कहते हैं, पहला। और एक कोशिश करता हूँ सेकंड को, ये कॉन्सेप्ट सेकंड एग्जांपल देके समझाने क्या, प्लीज। आपको एसिड पता है, ओके, एसिड अगर मैंने रखा है तो उसमें अग्नि है या नहीं है, उससे आप जलते हो या नहीं जलते हो, जलते हो, पर आपको दिख रहा है क्या कोई जलने का कोई गुण, नहीं ना, नहीं दिखेगा। तो वही होता है कि जो चरकाचार्य जो वर्ड कहा है, पित्त अंतर्गत अग्नि कहाँ होता है, तो पित्त के अंतर्गत होता है, मतलब यहाँ पे हम बात क्या करेंगे कि अग्नि, एसिड में अग्नि कहाँ है, एसिड अंतर्गत, वो कब समझेगा, जब वो उसका उष्मा काम करेगा तभी समझेगा। ये दो एग्जाम्पल है, पता नहीं एग्जैक्टली राइट है या रॉन्ग है, पर जो मैं मेरे बच्चों को पढ़ाता हूँ वही मैं आप स्टूडेंट के लिए यहाँ पे रख रहा हूँ मेरा कॉन्सेप्ट। सेकंड आप देखिए कि अगर आप मैटर की अगर बात करते हैं, चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, ओके, वी कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन है इसको आप समझिए, हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं, वी कैन इजीली कन्वर्टेड सॉलिड इनटू लिक्विड with the help of melting, then liquid into gas by evaporation, and again gas into solid by deposition, okay. Vice versa, we can also convert it solid into gas by the sublimation, gas into liquid by the condensation, and liquid into solid by freezing. This is the state of matter, we call that process of transition, okay. Then you can here very easily understand this is the simply called as प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में जाता है उसको हम अग्नि कहते हैं, ऐसा मेरा कॉन्सेप्ट है। हम नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल वही लिखा है मैंने कि इंक्रीज द तेजोगुण दैट हॉटनेस ऑफ द पित्ता, डिक्रीज द कोल्डनेस या सोमगुण ऑफ पित्ता, एट द सेम टाइम पाचक पित्ता लॉसेस इज लिक्विडिटी एंड कन्वर्टेड इनटू उष्मा दैट इज वेपर, देन पाचक पित्ता गेट्स टर्म अग्नि एट द सेम टाइम, ओके। देन फंक्शन ऑफ दात्राग्नि, ये भी आपको पता है, जो हमने अग्नि के फंक्शन डिस्कस किए थे वही फंक्शन है बेसिकली, पर वो सभी अग्नि को लागू होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ सिर्फ दात्राग्नि की बात करने की कोशिश की है। फर्स्ट वन इज डाइजेशन ऑफ फूड, हाउ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल, है ना, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म फूड फॉर्म, ये भी हम देखेंगे। सेपरेशन ऑफ द फूड मटेरियल इनटू इसेंस पोर्शन दैट इज प्रसाद भाग एंड वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज अ कीटा इन आवर बॉडी, है ना, क्योंकि जब दात्राग्नि क्रिया होती है तो क्या होता है, प्रसाद एंड कीट दो फॉर्म में डिवाइड हो, सबको पता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। अब यहाँ पे यूजी के बच्चे के लिए थोड़ा ज्यादा होता है, यहाँ पे आपके लिए शारंगधर ने एक अच्छी लाइन दी है समान वायु के लिए, है ना। आचार्य शारंगधराचार्य का कहना है कि समान वायु, ओके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो काइम या चाइम या जो आहार रस तैयार होता है उसको हार्ट तक पहुंचाता है कौन, समान वायु, ओके। उन्होंने इन्हें लिखा वाया लिवर, वो हमको अंडरस्टैंड करना है, ओके। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू फूड। सिंथेसिस ऑफ 7 टिश्यूज, धातु अग्नि डिपेंड्स ऑन इट, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि मेन अग्नि कौन सी है,
हमने देखा है कि जाठराग्नि इज द मेन इंपॉर्टेंट अग्नि, okay, that control the all functions of the all other 12 agnis. All the agnis are totally dependent on the good or bad status of जाठराग्नि, okay. उसके बाद है साइट ऑफ अग्नि, है ना, कि भाई ये कहाँ रहती है अग्नि, तो षष्ठी पित्तधरा नाम सा कला परिकृति था, पक्वा आमाशय मध्यस्था ग्रहणी सा परिकृति था, ओके। और आचार्य चरक कहते हैं कि अग्नाधिष्ठान अन्न से ग्रहणात, चरक ने बोला कि ग्रहणी स्थान में अग्नि होता है, ओके, साइट ऑफ अग्नि। बेसिकली ये साइट किसकी है, तो पित्त की भी है। शुश्राचार्य क्या कहते हैं कि पित्तधरा कला बोलते हैं, जहां पे पित्त का स्थान होता है, ओके। कहाँ है, पक्वा आमाशय मध्यस्था, पक्वाशय एंड आमाशय इसके बीच में, तो इसके बीच में कौन होता है, लघ्वांतर, दैट इज अगेन ग्रहणी, तो हम इसको ग्रहणी बोलेंगे। तो शुश्राचार्य इन अध्याय उत्तर तंत्र अध्याय नंबर 40, okay, mention that site of Agni is sixth kala, name as the Pittadhara kala, okay, which is located in between Amashay, that is stomach, and Pittashay, that is colon, okay. This part we also known as Grahanya, Agnadhishthanasya, okay. Charkacharya also mentioned Grahani, that is duodenum, is the main site of Agni. Chakrapani says that, okay. Next one is types of Jatragni, okay. Types of Jatragni according to Madhav Nidan, okay. First is Samagni, बहुत ही सुंदर श्लोक है। समाग्नि अशिता मात्रा सम्यक विपच्यते, simple means if person takes food in proper quantity, Samagni also digests properly. विषमाग्निस्तु देहिन कदाचित पच्यते सम्यक कदाचित न विपच्यते, कभी सम्यक पचन होगा कभी नहीं होगा। तृष्णाग्नि मात्रा अतिमात्रा अपि अशितम सुखम ऐसे विपच्यते, तृष्णाग्नि डाइजेस्ट द फूड इवन दो पर्सन टेक मोर देन नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ फूड, मोर देन नॉर्मल तो भी नो प्रॉब्लम। मंदाग्नि तम विद्याद्य स्वल्प अपि नहीं हो मंदाग्नि, अगर आपने लिटिल फूड भी लिया है ना आपके भूख होने के बाद, तो मंदाग्नि इज अनेबल टू डाइजेस्ट इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, इट कॉजेस इंडाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इंडाइजेशन मंदाग्नि, ओके। नेक्स्ट मैंने कोशिश की है अष्टांग हृदय सॉरी सूत्र स्थान के आधार पे कि रिलेशन ऑफ द जाठराग्नि एंड दोषा, ओके। तीक्ष्ण पित्ते न, आपको पता है कि तीक्ष्णाग्नि किसके कारण होंगी, पित्त के कारण, ओके। यह प्रभुतम अपि उपभुक्तम अन्नम आशुतर पचति, पित्त के कारण क्या होगा कि प्रभुत अन्न भी लिया तो बहुत जल्दी पच जाएगा, प्रभुतम अपि उपभुक्तम अन्नम आशुतर पचति, आशुतर स्पीडली डाइजेस्ट हो जाएगा। मंद श्लेष्मना स्वल्प अपचार यो अपि न सहते समंदा, स्वल्प भी अगर आप कोई चेंज करेंगे डाइट में स्वल्प, ओके, कम मात्रा में, तो भी आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। मंद श्लेष्मना मतलब कौन से गुण के कारण मंदाग्नि है, कौन से दोष के कारण, तो श्लेष्मा कफ के कारण। अगेन फिर हेमाद्री का कहना है, चक्रवाणी जी ने कहा, हेमाद्री कहते हैं कि चीरपाको मंदा, क्लियर कट कि चीरपाक बहुत समय लगता है डाइजेशन के लिए, चीरपाको मंदा। विषमो वातेन कदाचित विषमो अपि अपचारादि भी न विक्रियते, चक्रपाणी, कदाचित कभी नहीं भी होगा डाइजेशन, कभी अपचार भी अगर आपने कर लिया गलती से, कुछ अपत्य भी कर लिया सेवन, तो कभी हो सकता है कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए, पर कभी हो सकता है कि नहीं भी हो, ओके। समाग्नि है ना, समाग्नि श्रेष्ठ उच्चते, समाग्नि तो विषय नहीं है, एकदम बढ़िया है, श्रेष्ठ उच्चते। जो यथा कालम उपयुक्तम अन्नम सम्यक पचति ससमा, अगर आपने सम्यक फूड लिया, प्रॉपर क्वांटिटी में, नॉर्मल क्वांटिटी में फूड लिया, तो समाग्नि क्या करेंगे, उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करेंगे। आरोग्य पुष्टि ही आयु बलम वृद्धि, क्यों इंपॉर्टेंट है, चर्चा क्या बोलते हैं कि आरोग्य पुष्टि या आयु वृद्धि के लिए या बल के लिए इसकी वृद्धि कौन करता है, समाग्नि, ये बहुत ही अच्छी बात कही है यहाँ पे। नेक्स्ट मैंने और एक कोरिलेशन दिया आपके लिए कि रिलेशन ऑफ द जाठराग्नि एंड धातु, जाठराग्नि और धातु में क्या कोरिलेशन हो सकता है। आप सभी को याद होगा कि धातु वैषम्य, मतलब धातु वैषम्य को हम रोग कहते हैं, धातु साम्यम अरोगता। इन शॉर्ट धातु वैषम्य क्या है, रिपीट कर रहा हूं, धातु वैषम्य क्या है, रोग है, विकार है। धातु साम्य क्या है, तो हेल्थ है,
नॉन डिसीज कंडीशन है। ओके, अब आयुर्वेद के आप कितने भी श्लोक देख लो, जहां जहां हमने कार्य की बात की है ना, हमने अनुबंध की बात की, ओके, वहां वहां डेफिनेशन में दिया है कि अगर धातु साम्य, तो जैसे किसी को फीवर है, ओके, आपने उसको टैबलेट दी, आपने उसको आयुर्वेदिक ढंग से या मॉडर्न जो भी है उसका फीवर कम किया, तो इसको आप धातु साम्य कहेंगे क्या? हाँ कहेंगे, लेकिन ये अनुबंध रहना चाहिए, इसका एक कंटिन्यूएशन में मेंटेन करना है। ओके, आप चिकित्सा की डेफिनेशन देख लो, चिकित्सा में क्या कहते हैं, चिकित्सा किसे कहते हैं? ओके, धातु साम्यम करोति, धातु साम्य अगर होता है तो ही चिकित्सा है। आप निद्रा देख लो, निद्रा का एग्जांपल, निद्रा के लाभ में दिया है कि निद्रा धातु साम्य करता है, तो अगर आप प्रॉपर निद्रा लेते हो तो भी आप हेल्दी रहते हो। तो ये बात मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि धातु वैषम्यम करोति, विषमाग्नि धातु वैषम्यम कर, दैट इज व्हिच इज द दोषादि धातु, इट इज अ डिसीज कंडीशन। ओके, धातु वैषम्य है ना, व्हिच इज द दोषादि धातु। नेक्स्ट वन है तृष्णाग्नि, मीन्स अनअवेलेबिलिटी। तृष्णाग्नि क्या करेंगे कि मंदे ईंधनो, मंद अगर कम मात्रा में ईंधन अवेलेबल, ईंधन मीन्स फूड, ओके, जो भी बॉडी के लिए एनर्जी सप्लायर होता है इसको ईंधन। ओके, मंद ईंधनो, अगर फूड कम मात्रा में अवेलेबल है, आपको नहीं मिल रहा है या आपने खाना नहीं खाया, जो भी है, धातु न विशोष्यति, अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड, ओके, देन तृष्णाग्नि इमेसिएट द धातु, धातु का शोषण हो जाएंगे। धातु धातु ही धातु आ रहा, जब बॉडी को आहार नहीं देंगे आप, उसका प्रॉपर ईंधन नहीं देंगे तृष्णाग्नि होने के बाद, तब बॉडी क्या करेंगी? धातु ही धातु आ रहा, मतलब धातु ही धातु को खाएंगी, और इसके कारण क्या होगा, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? इमेशिएट ऑफ धातु, इमेसिएशन मिलेगा, कार्शत्व, राइट, कार्शत्व आएगा। समाग्नि धातु साम्य समम पचना, मेंटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ दोषा, सिंपल। ओके, मतलब रिलेशन क्या है भाई? तो अगर समाग्नि है तो धातु साम्य, तो धातु साम्य क्या है? तो चिकित्सा है। धातु साम्य क्या है? तो निद्रा से लाभ है। धातु साम्य क्या है? तो अग्नि का लाभ है। धातु साम्य क्या है? तो जो अनुबंध है वो है। मंदाग्नि विद्यते अन्नम तद्यात ऊर्ध्व अधो अपि वा, अगर मंदाग्नि है तो आप समझो, और उसके बाद भी आप खाना खाते हो, धातु के साथ क्या होगा? विद्यते अग्नि, विद्यते अन्नम, अन्न विधाई होगा और कॉजेस टू इंडाइजेशन, इंडाइजेशन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अग्नि पंचभौतिक अग्नि, है ना? कितना समय मुझे देखने। ओके, हमने चालू किया था, ओके है समय थोड़ा सा। हाँ, पंचभौतिक अग्नि, भूताग्नि, भौम अपिमिस अप्य आग्नेय वायव्य पंचुष्मान सनाबसा, ये सबको पता है कि 5 टाइप्स ऑफ अग्नि बिलोंगिंग टू देयर रिलेटिव महाभूता एग्जिस्ट इन द बॉडी। ओके, लेकिन इसके क्या फंक्शन है? ये पंचमहाभूत अग्नि कहाँ होती है? कुछ आचार्यों के हिसाब से, आचार्यों ने कहीं भी क्लैरिफाई नहीं किया कि एग्जैक्टली इसका फंक्शन कब होता है, लेकिन जो टाइम टू टाइम जो सभाएं होती है, जो परिषद होती है, जो नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार होते हैं, ओके, या जो कॉन्फ्रेंस होती है हमारे टीचर लोगों में, उसके अंतर्गत जो डिस्कशन हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। धात्वाग्नि के 2 जगह रोल क्लियर किए गए। फर्स्ट वन इज आफ्टर जाठराग्नि, इसके बारे में किसी को भी कंफ्यूजन नहीं था कि जाठराग्नि के बारे में, और सेकंड एक ओपिनियन आया था कि इवन आफ्टर, मतलब आफ्टर जाठराग्नि है नो डाउट, लेकिन इवन आफ्टर धात्वाग्नि also भूताग्नि acts on our body, acts on the आहार रसा और in the cellular level, ये एक कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ एग्जैक्टली भूताग्नि क्या है। पंचमहाभूत है नो डाउट, पर एग्जैक्टली फंक्शन ईच एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी सेल इन आवर बॉडी इज कंपोज ऑफ द 5 महाभूता, सबको पता है। भूताग्नि कन्वर्ट्स पंचभौतिक पार्ट ऑफ फूड इनटू पंचभौतिक पार्ट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब यहाँ पे ये कहना आचार्य होगा कि जो फूड में पंचभौतिक तत्व होता है, ओके, हम जब लेते हैं आहार, तो उस पंचभौतिक तत्व का बॉडी में हमारे, हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन और पूरी बॉडी पंचभौतिक है। ओके, तो फूड में जो पंचभौतिक तत्व होगा, उस पंचभौतिक तत्व से बॉडी में जिस ऑर्गन को जो पंचभौतिक
पंचभौतिक की मदद से उसका पोषण करेगा। मतलब पंचभौतिक से पंचभौतिक का पोषण होगा सेम टू सेम। अगर अस्थि में काम है तो जो पृथ्वी महाभूत का होगा वो अस्थि के ऊपर काम करेगा। देखते हैं कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, ये हमको देखना है। भूताग्नि आल्सो मेंटेन, ये एक मत में बता देता हूँ, आचार्य संग्रहकार का यूनिक मत है। भूताग्नि आल्सो मेंटेन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स बाय रिप्लेनिशिंग द इंद्रिय द्रव्य। आचार्य संग्रहकार का विशेष मत है, इनका कहना है कि जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन में ऑलरेडी एक एक महाभूत का आधिक्य है, सबको पता है, बात करने की जरूरत नहीं। ओके, तो आचार्य संग्रहकार का ये कहना है कि ये जो 5 महाभूत वाले जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं, ओके, विशेषता इनका पोषण ये पंचभौतिक अग्नि या पंचमहाभूत अग्नि करती है। ओके, मतलब विशेषता बाकी बॉडी का करती है, लेकिन विशेषता, ये बात आप संग्रह के लिए याद रखिए। उसके बाद ये जो है, हमने कहा था कि हाउ इट इज पॉसिबल, दिस इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ पॉसिबल, we can say in short, due to this biotransformation, विजातीय form of the food converted into सजातीय form, विजातीय into सजातीय, है ना। पहले मैं समझाता हूँ, बाद में हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता होगा कि नॉन हिम आयन और हिम आयन, ओके, तो जो नॉन हिम आयन होता है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है जब तक वो हिम में कन्वर्ट नहीं होता। नॉन हिम जो आयन होता है वो नॉट सोल्यूबल होता है, नॉन सोल्यूबल होता है, बट हिम आयन जो होता है वो सोल्यूबल होता है। ओके, अंडरस्टैंड। आपको और एक चीज याद करके दूं कि जो नॉन हिम मतलब जो फेरिक होता है, फेरिक आयन होता है या फेरिक ऑक्साइड होता है, ferric oxide converted into ferrous oxide with the help of zinc and vitamin C. After conversion of ferrous oxide, body absorb this oxide only after the conversion. That's why, and in modern terminology, it is already proved that, okay, कि ferric not absorbed in the body, when it is converted into ferrous, after that it is absorbed. We call that non-heme ion and heme ion. Okay, because non-heme ion is already I explained, it is non-soluble, but heme ion is soluble. तो मॉडर्न वाले अगर मानते हैं विजातीय सजातीय, तो हमको तो मानना ही पड़ेगा। समझ लो, विजातीय मीन्स क्या हुआ, फिर यहाँ पे फेरिक आयन, विजातीय मीन्स क्या हुआ, नॉन सोल्यूबल, विजातीय मीन्स क्या हुआ, तो हमारा नॉन हिम। ओके, सजातीय क्या हुआ, फेरस ऑक्साइड, दूसरा मतलब या फिर सोल्यूबल या फिर हिम आयन। क्लियर? ओके, अब हम पढ़ते हैं, अब देखो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल, विजातीय दैट इज नॉन एब्जॉर्बेबल आयन इन द पिनाच, जो पालक की सब्जी होती है, जो पिनाच होती है, पिनाच वेजिटेबल, नॉट एब्जॉर्ब इन द बॉडी, इट एब्जॉर्ब आफ्टर डाइजेशन बाय भूताग्नि व्हेन इट इज कन्वर्टेड इन सजातीय फॉर्म। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज सजातीय। भूताग्नि कैन बी इक्वेंटेड विद द कन्वर्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल इन द लिवर। तो मैंने पहले कहा कि भूताग्नि का जो मेन साइट है वो क्या है, लिवर है। तो भूताग्नि कैन बी इक्वेंटेड with the conversion of digested material in the liver. ओके, ये होगा हमारा भूताग्नि। नेक्स्ट अग्नि, धातु अग्नि। धातु अग्नि अगेन 7 टाइप ऑफ धातु अग्नि, ईच एंड एवरी स्टूडेंट नो, है ना, रस रक्त मांस आदि। ओके, लोकेशन ऑफ धातु अग्नि ये भी पता है, स्थान धातु अग्नि का, पर फिर भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, स्थान ऑफ धातु अग्नि। ओके, स्वस्थानस्थ्य कायाग्नि अंशः, स्वस्थान में किसका अंश, कायाग्नि का। व्हाट इज द कायाग्नि, जाठराग्नि। ओके, तो जाठराग्नि का जो खुद का अंश है, जो कोई भी धातु में बसा हुआ है। ओके, स्वस्थानस्थ्य कायाग्नि अंशः धातुषु संस्थितः, मतलब कायाग्नि का जो अंश है, ओके, जो पार्ट है, क्यों हमने पहले ही कहा कि इंपॉर्टेंट अग्नि कौन सी है, जाठराग्नि। वही अग्नि सभी बाकी अग्नि को भी रिप्लेनिशमेंट करती थी, पोषण करती थी। ये हमारा क्लियर बात थी। ओके, तो ये पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, दूसरी क्यों इंपॉर्टेंट है वो कैसे बाद में। पहली लाइन, स्वस्थानस्य कायाग्नि अंशः धातुषु संस्थितः, मतलब क्या कि भाई जाठराग्नि का जो भी अंश धातु में है उसको हम धातु अग्नि कहेंगे। फिनिश, डेफिनेशन फिनिश। ओके, सेकंड लाइन, तेषाम, केशाम
तेषाम मीन्स कौन क्या धातु अग्निभ्याम तेषाम साधतिभ्याम साधति साधति मीन्स पैसिफाई अग्निमान्य इज कॉल्ड साधति पैसिफाई या अग्निमान्य तेषाम साधति अतिदीप्तिभ्याम एक तो साधति होगा मतलब पैसिफाई होंगी या एग्रीवेट होगा मतलब अग्निमान्य होगा या अग्निवृद्धि होंगे। किस अग्नि की बात चल रही है अभी सिर्फ धातु अग्नि की प्लीज धातु अग्नि की। जब धातु अग्नि दो कंडीशन बताई एक तो अग्नि का साध होगा या अग्नि की वृद्धि होगी धातु अग्नि की। धातु वृद्धि क्षय उद्भवा इसके ऊपर क्या डिपेंड है धातु की वृद्धि और क्षय डिपेंड है ना। तो यहाँ पे क्लियर किया सिर्फ ये श्लोक को उल्टा समझना थोड़ा सा ध्यान देना ओके। जब धातु अग्नि मान्य होगा साध साध होगा जब धातु अग्नि पेसिफाई होंगी तब क्या होगा धातु की वृद्धि होगी क्षय नहीं होगा। और जब धातु अग्नि अति ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि धातु ही धातु आ रहा धातु अग्नि बढ़ेंगी धातु को कुछ मिलेगा नहीं तो अगला धातु खाएंगे धातु का क्षय होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ओके। तो तेषाम साधति दीप्तिभ्याम धातु वृद्धि क्षय उद्भव ये समझ लो आप है ना। पार्ट ऑफ जाठराग्नि दैट इज कायाग्नि जस्ट वही लिखा है शायद है ना लोकेटेड इन एवरी धातु एज वेल एज देयर रिस्पेक्टिव स्रोतसास इस पर धातु अग्नि बात हो गई है। डिक्रीज दैट इज साधति स्टेट ऑफ द धातु अग्नि या डिक्रीज स्टेट ऑफ धातु अग्नि लीड्स टू वर न्यूट्रिएंट या वर नरिशमेंट ऑफ धातु दैट इज धातु वृद्धि एंड इंक्रीज ऑफ धातु या धातु अग्नि दैट इज दीप्तिभ्याम ओके दीप्तिभ्याम बोला है लीड्स टू द अंडर नरिशमेंट दैट इज धातु क्षय ऑफ द धातु रिस्पेक्टिवली। हाउ इट ऑकर्स ऐसा कैसे हो सकता है दिस इज द क्वेश्चन हाउ इट्स ऑकर। सिंपल आंसर इंक्रीज धातु अग्नि मीन्स क्या तो तीक्ष्णाग्नि है और जब डिक्रीज या वीक धातु अग्नि है मतलब धातु अग्नि मान्य है ओके। अब देखिए इंक्रीज धातु अग्नि मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ कैटाबोलिज्म ऑफ धातु यहाँ पे कैटाबोलिज्म प्रोसेस बढ़ गई कैटाबोलिज्म बढ़ेंगी तो वेस्टिंग ऑफ धातु आया एंड हेंस वॉल्यूम ऑफ द धातु रिड्यूसेस दैट इज इमेसिएशन ऑकर। वाइस वर्सा व्हेन weak condition of dhatu agni or there is dhatu agni manya acceleration of anabolism process war nutrition of dhatu occurs and on the basis of that hence volume of dhatu increases means what is the volume of dhatu vruddhi okay। I explain this concept with the help of medo dhatu agni okay on the with the help of medo dhatu agni। See dhatu agni is important to control the synthesis as well as ब्रेकडाउन प्रोसेस ऑफ एवरी धातु ये हमने बात की धातु अग्नि। फॉर एग्जांपल इंक्रीज मेदो धातु अग्नि अगर मेदो धातु अग्नि बढ़ती है विल एक्सीलरेट द कैटाबोलिज्म। मेद का एग्जांपल लिया जानबूझ के। आप इमेजिन करो कि जाठराग्नि की प्रोसेस हो गई आर रस बन गया फिर उधर धातु पोषण न्याय में आप चले जाओ कि धातु पोषण न्याय से वो अपना फंक्शन कर रही है ओके। और अभी हम कहाँ पे आए कि धातु पोषण न्याय से जो आहार रस धातु तक पहुंचा उसके ऊपर इटसेल्फ उस धातु की जब क्रिया होती है तो हमने एग्जांपल लिया मेदो धातु अग्नि का। तो देखिए क्या होता है इंक्रीज मेदो धातु अग्नि विल एक्सेलरेट द कैटाबोलिज्म हमने पहली बात की रिजल्ट इन वेट लॉस व्हाइल इंक्रीज मेदो धातु अग्नि सॉरी डिक्रीज मेदो अगर मेदो धातु अग्नि कम होंगी विल इनहांस द सिंथेसिस ऑफ मेदो धातु वहां पे मेदो धातु और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि धातु वृद्धि की बात की थी व्हिच विल रिजल्ट इन वेट गेन। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ गिविंग एग्जांपल ऑफ क्रिया। फंक्शन ऑफ धातु अग्नि एवरी धातु हैज इट्स ओन अग्नि सात धातु की सात अग्नि। मेटाबॉलिज्म ऑफ द एवरी धातु डिपेंड्स ऑन द बैलेंस स्टेट ऑफ धातु अग्नि। अगेन ओके जाठराग्नि डाइजेस्ट फूड एंड फॉर आहार रसा ये भी बात हो गई कि डाइजेस्ट जाठराग्नि का काम है। और अगेन आहार रसा कंटेन द न्यूट्रिएंट्स फॉर एवरी धातु ये अपना टॉपिक नहीं सिर्फ समझ लो आहार रस बना आहार रस में सभी धातु को न्यूट्रिशन अवेलेबल है सभी न्यूट्रिएंट अवेलेबल है उसमें पड़े हुए इनफैक्ट आफ्टर रीचिंग द आहार रसा इन द स्रोतस ऑफ रिस्पेक्टिव धातुस ओके धातु अग्नि रीडाइजेस्ट क्योंकि जाठराग्नि प्रोसेस हो चुकी ओके पंचमहाभूत की भी पंचमहाभूताग्नि की प्रोसेस हो चुकी उसके बाद धातु अग्नि रीडाइजेस्ट क्योंकि पहले क्या हुआ जाठराग्नि से आहार रस बना ओके फिर क्या हुआ कि वो सजातीय विजातीय उसको कन्वर्शन हुआ फिर क्या हुआ कि धातु अग्नि उसको रीडाइजेस्ट किया पर रीडाइजेस्ट करते वक्त यहाँ पे हमको ये भी नहीं भूलना है कि यहाँ पर भी
पंचमहाभूत अग्नि का रोल अभी भी है ना, ये पक्का, क्योंकि आर में अगेन पंचमहाभूत है ना. ओके, रीडाइजेस्ट दिस न्यूट्रिएंट्स एंड सिंथेसाइज ऑफ धातु टेक्स प्लेस. तो धातु का पोषण कैसा होता है ये अलग मैटर है, टोटल धातु पोषण नहीं है, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, है ना. तो धातु अग्नि एक्ट्स ऑन द न्यूट्रिएंट्स, हमने जैसे देखा कि ट्रांसफॉर्म दो भाग, प्रसादभूत एंड मलभूत. वेयर प्रसादभूत पार्ट, जैसे आपने कहा भी कि प्रसादभूत जो पार्ट है, ओके, रिप्लेनिशेस द टिश्यू, वो किसका न्यूट्रिशन करेगा, धातु का, जो प्रसादभूत है. ओके, धातु और धातु जब बनेंगे तो उपधातु भी बनी जाएंगे, उसकी और बात नहीं करूंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे. whereas मल धातु, whereas मलभूत पार्ट्स ऑफ धातु excreted from the body in the form of mala. ओके, मतलब जब डाइजेस्ट हुआ तो दो पार्ट हुए, प्रसादभूत और मलभूत. प्रसादभूत कहाँ गया, आहार रस के थ्रू धातु, फिर वही अगेन कि पंचमहाभूत की क्रिया हो गई, धातु अग्नि की क्रिया हो गई, ये फिनिश. ओके, और जो मलभूत बना हो, जो मलभूत था एक्सक्रीट हो गया बॉडी से. ओके, लास्ट स्लाइड है हमारी कि रिलेशन बिटवीन द, और एक स्लाइड है लास्ट बटन है, रिलेशन बिटवीन भूताग्नि एंड धातुअग्नि. ये एक हमने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि क्या रिलेशन है भूताग्नि और धातुअग्नि में. भूताग्नि व्यापारो धातुषु अपि यतो धातुषु अपि पंचमहाभूतानि सन्ति. मींस एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ पंचमहाभूतास. कोई डाउट किसी को? नो डाउट. बाय दिस रूल एवरी धातु हैज प्रीडोमिनेंस ऑफ वन और टू महाभूतास. ये भी पता है व्यपदेशेस्तु भूयता के रूल से. ओके, हेंस भूताग्नि आर प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ धातु. ओके, इस सिद्धांत के ऊपर, ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल के ऊपर हमने क्या बात की, क्या कंक्लूड किया, हेंस भूताग्नि आर प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ धातु. आप इसको याद रखना, ये हमने कंक्लूड किया. ओके, दैट्स व्हाई अलोंग विद धातुअग्नि, जैसे आपने पूछा कि एग्जैक्टली कहाँ होती है सर धातुअग्नि, ओके, कहाँ रोल है, तो मैंने कहा कि धातुअग्नि की बात है, नो डाउट. लेकिन यहाँ पे मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि दैट्स व्हाई अलोंग विद द धातुअग्नि अग्नि ऑफ द महाभूतास प्रेजेंट इन द धातु. जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, प्रेजेंट इन धातु, ट्रांसफॉर्म क्वालिटीज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इनटू क्वालिटीज ऑफ स्टेबल धातु. मतलब न्यूट्रिएंट से, मतलब जो पोषक तत्व जिसमें पड़े थे, उसको धातुअग्नि को धातु बनाना था इटसेल्फ. ओके, यहाँ पे इसका रोल है. एंड देन दिस इज माय लास्ट स्लाइड, जस्ट लाइक अ रिवीजन स्मॉल. व्हाट इज धातुअग्नि? तो अभी आपको ये बताना है कि रेफर टू होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, है ना. उसमें क्या क्या लिया था हमने, डाइजेशन लिया, एसिमिलेशन लिया, कैटाबोलिज्म लिया, एनाबोलिज्म लिया. ओके, तो डाइजेशन इन जीआईटी ट्रैक्ट रेफर एज धातुअग्नि, है ना. वी कॉल्ड एज अ डाइजेस्टिव फायर, मतलब एक ब्रॉड टर्म दी थी. Second is Bhutagni. Refer to Bhutagni. Refer to the final digestion in the liver. Okay. We called as a tissue. मतलब फिर पहले बॉडी पे हुआ, फिर टिश्यू लेवल पे आया कि टिश्यू फायर. थर्ड धातुअग्नि. ओके, रेफर टू टिश्यू मेटाबॉलिज्म. ओके, मतलब धातुअग्नि में जब टिश्यू हुआ तो हम एलिमेंट बना था, एलिमेंट फायर. फिर और हम स्मॉल पे आ रहे हैं ना. ओके, यहाँ पे हम एलिमेंट पे चले गए टिश्यू से, और आगे की स्टेज मंदाग्नि. व्हाट इज मंदाग्नि? तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज कॉल्ड मंदाग्नि. तृष्णाग्नि, हाइपर सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. विषमाग्नि, irregular secretion of digestive enzymes, may be pathological state of agni also. And what it means samagni, the normal secretion of digestive enzymes in healthy person in the healthy state of agni. Okay, that at a glance we see what is meant by agni. Thank you. Here I finish my lecture. Thank you for patiently hearing. Okay, I stop sharing. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Kiran sir, for giving such an informative and amazing lecture. And the best part of your lecture was when you explained the definition of Jatshagni so simply, because अक्सर ऐसा होता है कि जो चीजें दिखने में बहुत सिंपल होती हैं, उनके पीछे ही ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो एक सही गाइड या टीचर ही हमें समझा सकता है. और आपने एक सही गाइड की तरह हमें आज अग्नि से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एस्पेक्ट्स और इतने नए कंसेप्ट, नए बहुत बेहतर आपने उन कंसेप्ट्स को आज हमें समझाया. तो थैंक यू सो मच सर. प्रतिभा, हेलो प्रतिभा. क्या सर? मुझे तो लगता है कि
आप भी बहुत अच्छा लेक्चर ले सकते हैं। आप जिस ढंग से एक्सप्लेन करते हैं और जिस ढंग से मतलब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, वो भी बहुत ही अच्छा एक तरीका है। और आप जो प्रतिभा है एक्चुअल नाम के जैसा, वो भी काफी अच्छे है ना। तो आपका लेक्चर भी बहुत हिट रहेगा, इसमें मुझे भी डाउट नहीं। आप Thank सिर्फ you. प्रिपेयर करिए, आप सिर्फ प्रिपेयर करिए, बहुत ही अच्छा होगा। और जी, होप जी। आपको सही में समझाऊंगा तो बहुत अच्छा है। तारीफ तो कोई भी कर लेता है जब हम बात करते हैं लेक्चर की, तो पर अगर इसको एक्चुअली सभी लोगों को, अगर सभी लोगों के अगर यूटिलाइजेशन में आता है तो अच्छा है। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच सर, अपना समय देने के लिए और इतनी अच्छी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। समय तो नहीं दिया तो बबीता मैडम ले ही ली थी, आपको पता नहीं है ना, वो तो हमको करना ही है। जी सर, जी सर। हाँ, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे साइंटिफिक सेक्शन के प्रेजेंटेशन पार्ट में। जी हाँ, आज हमारे साथ 2 पीजी स्कॉलर्स यहाँ जुड़ने जा रहे हैं जो अपनी प्रेजेंटेशंस यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर अंकुर के तनवर जी को, जो कि है आयुर्वेदिक एंड यूनानी टिबिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल दिल्ली से। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ क्रियाशारी। तो आज आप जुड़ रहे हैं हमसे अपनी प्रेजेंटेशन के साथ। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अंकुर के तनवर। Thank you, ma'am. I will share my screen now. Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Ankur Kumar Tanwar, MD Scholar, Department of Career Ayurvedic and Unani Tibia College and Hospital. Today, topic of my presentation is closer look to Agni. And in there, I represent Agni in terms of Ayurvedic physiology and the modern physiology. First, we start with the Ayurvedic point of view. Agni, a review from the literature. We start from the Agni Stuti. In Ayurveda, Agni is mentioned as a god. It is mentioned that Agni Naya Supatha Rai Asman Vishwani Dev Yunani Vidwan. Yodhya Asman Juranam Ino Vishta Te Nam Ukti Vidhim. It means Agni lead us by the good path that may lead to wealth. And you know all our deeds. Lord, destroy the deceitful sin in us. We salute you with our words again and again. Now, the Nirukti of word Agni. The term Agni is derived from the Sanskrit word Agi. The term Ni has been merged into the root word Shabdkalpadrum. In Shabdkalpadrum, Agni is defined as the entity which burns and moves upward. According to Molière-Williams Dictionary, the Agni means fire. Other meaning are the god of fire, the fire of stomach, gastric fluid. It is noted that in Ayurveda, there is no exact description regarding the Nirukti and the guna of Agni, but the physiological phenomena of Agni, as well as its pathological importance, is described at each and every point, which highlighted its importance. Nature of Agni. There are 5 Mahabhuta: Prithvi, Aap, Tejas, Vayu, and Akash. So Agni is a type of Tejo Mahabhut. There are 9 Dravya mentioned in the Takshakra. Prithvi, Aap, Tej, Vayu, Akash, Kal, Dik, Atma, or Mana. So Agni can also be considered as a Dravya. There are 9 Pradhat. Dravya, Gun, Kram, Samvay, Vishesh, Samanya, Vishesh, Samvay. So it implies that Agni is also as a Pradhat. Gun of Agni. Since Agni is a form of Tejo Mahabhut, so all the Gun Kram of Tejo Mahabhut will be applicable to Agni. Agni, Tejo Mahabhut having the Roop and Sparsh Gun. So Agni is also having the Roop and Sparsh Gun. But both this Gun is present in Sthul Agni, not in the Sushma Agni, according to Rashvashishik. Tejas is also having the Ushna Gun, according to Vachaspatya, and Tikshan Gun, according to Shanudam Sahita. This Gun is present in both the Sthul and the Sukshma Agni. So Agni is composed of Ushna and Tiksha Gun in varying proportion in different entity. Kram of Agni. The term Tejas means Pak. Takra Sangrah, according to, means the function of Agni is Pak. Pak is a transformation or processing happening to any substance. So Agni is the root cause of any sort of transformation and processing. Agni also do the Daha, burning sensation and Prakashan, according to Vachaspatya. Origin of Agni. Agni is the root cause, Prakti is the root cause of Shrishti Nirman, creation of the universe.
from Prakriti to Mahat, Mahat to Ahankar, which is of three types, Sattva, Rajos, Tam, which lead to Panchatanmatra and then lead to Panch Mahabhut. First is Akash Mahabhut, फिर Vayu, फिर Agni, फिर Jal और फिर Prithvi Mahabhut. So Tejo Mahabhut is originated from the Vayu Mahabhut. The origin of Agni is the best example of law of conservation of energy. Composition of Agni Mahabhut. Agni is composed of Sattva and Rajagun, which is well accepted by the Sushrut. Agni in human body. The entire human body is made up of Dosh, Dhatu and Mala. Agni is not mentioned in separate entity in human body. Agni in human body is a Vidya and the fourth that exist in each and every part of the human body. Agni versus Pitta. Acharya Charak has mentioned that Agni, which is present in the universe, is present inside the human body in the form of Pitta. Pitta in human body acts as a carrier of Agni, which does its function. Agni can be defined as the Vidya of Pitta, which stay in the Samanya Vishay Sambandh with it. Without the presence of Agni, Pitta cannot perform any work. Acharya Sushrut classify there is no difference between the Pitta and Agni, as you mentioned by the Kiran sir. It is because Agni present in Pitta. Among all the 5 types of Pitta, especially Pachak Pitta, which is present in between the Pakvashya and Amashya, and perform the Pachkadik Karma, which also termed as Agni. Sthan of Agni. The process of metabolism and biotransformation undergoes each and every dhatu of human body. For this reason, Bhadant Nagarjun and Rishi Visheshik has mentioned that Agni is present everywhere in human body. A dhatu is evolved and changed into next dhatu as a result of Pak Prakriya. If there is no Agni in dhatu, such evolution cannot take place. Hence, Agni is present in each and every dhatu. So there is 7 dhatu Agni. Even Agni is present in everywhere. There is a central area termed as Jathar, which is the primary sthan of Agni. The primary sthan of Agni is Piddharakala and Grihani ya Agnashya. Agni is located in Ashya called as Agnashya, which is enveloped by the Kala, termed as Piddharakala, which function is Dharan and Pachan of the food, hence called as Grihani. Secondary sthan of Agni, Yakrit, Pliha, Hridya, Netra, Tavak are the sthan of Pitta. They are considered as a secondary sthan of Agni. Tertiary sthan, all the other Dhatu and Mahabhut are the tertiary sthan of Agni. Number of Pachka Agni. There are 13 Agni as described in Chak Samhita, Grihani Chikitsa. First, 1 Jathagni, 7 Dhatwagni, or 5 Bhutagni. Matra of Agni. The Matra of Agni in Sharir is based upon its nature. In Sthulkaya, the Matra of Agni is Yev Matra. Sthulya does not mean an obese person, but a person who is physiological well-built. In person with moderate and lean, the Matra of Agni is Til Matra. It is according to Sharangdar Sahita. Classification of Agni in human body. Based on the sthan, it is Jatragni, Dhatwagni, and Bhutagni. Based on the avastha and bala, Tikshnagni, Mandagni, Vishmagni, and Samagni. Samagni is normal and rest are abnormal type of Agni. Based on the pathology, Vishmagni, Mandagni, Tikshnagni, and Bhasmakagni. Based on the function, Pachkagni, Alochakagni, Ranjakagni, Bhajkagni, and Sadhakagni. Agni in modern physiology. It is mentioned, it is my own concept and view. It is not mentioned in any Samhita. In Ayurvedic system of medicine, Agni maximally represents digestive and the metabolic fire in the body. It is the substance in the secretions of the secretion of the body, which are directly responsible for digestion and the chemical changes in the body. Ingested food is to be digested, absorbed, assimilated, which is unavoidable for the maintenance of life, and it is performed by the Agni, the body fire. Type of Agni. According to the function and the site of action, Agni has been divided into 13 types. 1 Jatragni, digestive enzyme, 5 Bhutagni, and 7 Dhatwagni, metabolism at the tissue level, and at liver. Jatragni is the chief among all the type of Agni because function of Bhutagni and Dhatwagni depends upon it. Aggravation and diminution of Jatragni result in the aggravation and diminution of Bhutagni and Dhatwagni. Jatragni. The word Jatra means abdomen. Hence, the Agni present in the abdominal structure is termed as Jatragni. The Agni present in this structure help in the digestion of food material. The GI tract, the gastrointestinal system, is the one which is responsible for the digestion, metabolism, and absorption of the food. So the Agni and fire present in GI tract is compared with Jatragni. Jatragni works in 3 levels: Madhuravasthapak, Amlavasthapak, and Katuvasthapak. Madhuravasthapak, it is the production of kapha and digestion of carbohydrates during the entrance of food in the buccal cavity.
the action of Bodhakov, one among the 3 types of humors. It leads to the action of salivary amylase, initiating the breakdown of starch, which lead to the breakdown of polysaccharide into the monosaccharide, and this process continue up to the fundal part of the stomach, and end up with the production of dhatu rupi kaph. The total duration of Madhuravasthapak is 1 hour. Second is Amlavasthapak, production of pith and digestion of protein and fats. When the food enters the stomach, there is a start with the action of HCl secreted by the parietal cells on the food, which increase the acidic pH of the stomach, and activation of pepsin and gastric lipase, which lead to the cleavage of peptic bonds by pepsin, and the digestion of protein and production of acidified chyme. The acidified chyme from the stomach, while passing through the duodenum, leads to the secretion of Achya-pitta, which is turn responsible for influencing the metabolism, especially oxidative reaction and production of heat, and digestion of protein especially. Third one is Katuvasthapak, production of Vat. Last stage of digestion, aided by the action of colon bacteria, production of stool and residual. Activity of colon bacteria present in the cecum, ascending colon and the transform colon. Bacteria digest a small amount of cellulose and give extra nutrition to the body. Bacteria are also involved in the digestion of proteins into the amino acid, and amino acid into the simpler substance like indole, hydrogen sulfide, and fatty acid. Vitamin K, vitamin B12, thiamine, and riboflavin are formed as a result of bacterial activity. All these phases are collectively known as the Avasthapak and the digestion at the level of GIT. And we compare it with the Jathragni. Bhutagni work at the level of liver and the cell, known as the Nishthapak, whereas Dhatvagni work at the level of tissue. Now we talk about the Bhutagni. As we all know, according to Acharya, after the digestion of after the action of Jathragni, there is action of Dhatvagni. Means when the food is simplified into a simple form like glucose, fatty acid, amino acid, it is action. There is action of Bhutagni. Each and every cell in our body is composed of 5 Mahabhut and the 5 basic elements. Naturally, each cell, Dhatu Parmanu, consists of these 5 Bhutagni also. All the nutrition in the world that we eat also consists of the 5 basic elements with their representative Agni and bioenergy. Thus, they are completely similar with respect to the 5 basic elements with their Bhutagni in our body, as well in the outside nutrition. Thus, that we ingest for the nutrition of our body. Acharya Charak has mentioned that the 5 Bhutagni digest their own part of element present in the food material. After the digestion of food by the Bhutagni, digestive material contain the elements and quantity similar to the Is Dhatu, nourish their own specific bhotic elements of the body. In this picture, after the digestion of the stool food material, it is simplified into the glucose. This glucose is absorbed in the cell, and the whole process of glycolysis through which the glucose is converted into the energy of pyruvic acid. I compare all this phase into the Bhutagni avastha. All the enzymes in the Krebs cycle, TCA cycle, can be included in the Bhutagni because it is the common pathway in the production of energy in each and every living cell. And all this lead to the production of energy. Anaras. All the absorbed portion of the food is the anaras. The final product of carbohydrate metabolism is glucose, protein, amino acid, fat is the fatty acid. Iron is absorbed in the duodenum. Vitamin B12 and bile salt are absorbed in the terminal ileum. Water and lipids are absorbed by the passive diffusion through the small intestine. Sodium bicarbonate absorbed by the active transport of glucose and amino acid co-transport. Fructose is absorbed by the facilitated diffusion. Glucose, amino acid, fat, vitamins are absorbed in the small intestine by the action of hormones and electrolytes. All these hormones and electrolytes may be considered as the Bhutagni part. I show the picture of glucose molecules. All of these, glucose, amino acid, and fatty acid, contain carbon, hydrogen, and oxygen, and they are the bonds, which is the form of energy at Agni Mahabhut. And the space is Akash Mahabhut. And the carbohydrate may be considered as a Prithvi Mahabhut, oxygen as a Vayu, and H2O, hydrogen or oxygen as a Jal Mahabhut. So in each and every molecule, whether it's a glucose, amino acid, or fatty acid, there is a Panch Mahabhut, which is digested by the action of enzyme in the Krebs cycle and converted into their respective Panch Mahabhuti proportion in the body. The metabolic function of the liver.
Some HRA mentioned that the Bhutagni is residing in the liver too. So we compare the metabolic function of liver as a Bhutagni. Liver function as the carbohydrate metabolism. In carbohydrate metabolism, the liver performs the following function: storage of large amount of glycogens, conversion of galactogen and fructose into glucose, gluconeogenesis, formation of many chemical compounds from the intermediate product of carbohydrate metabolism. Protein metabolism. It is also is a function of liver. The body cannot dispense with the liver contribution to protein metabolism for more than a few days without that ensuring. The most important function of the liver is the protein metabolism are deamination of amino acid, formation of urea for removal of ammonia from the body fluid, formation of plasma proteins, interconversion of various amino acids and synthesis of other compounds from the amino acids. Fat metabolism. Although most cells of the body metabolize fat, certain aspect of the fat metabolism also occurs mainly in the liver. The specific function of liver is fat metabolism, oxidation of fatty acid to supply energy for other body function, synthesis of large quantity of cholesterol, phospholipids, and most lipoproteins, synthesis of fat from proteins and carbohydrates. Other function of liver is the liver is a storage site of vitamins. It stores iron and ferritin. It forms a large proportion of blood substance used in coagulation. The liver removes and excretes drugs, hormones, and other substances. So all the function of liver and the enzymes in the Krebs cycle may be considered as a Bhutagni part. Bhutagni part, sorry. Now we consider what is Dhatuvagni in modern terms. As we all know, after the action of Jatra-Agni, the unders travel into each dhatu and there is the action of the Dhatuvagni in there and the production of respective dhatu. So I consider Ras Dhatuvagni in there. Ras is compared with the plasma. Plasma is mostly made of the water and the salt absorbed through the person digestive tract each day. The steroidal hormones function in the formation of plasma, so maybe it's considered as the Ras Dhatuvagni. We in terms of Ras Dhatuvagni, it is compared with erythropoietin hormone and the colony stimulating hormones factor, which help in the production of Rakt, the blood. Ma Dhatuvagni, thyroxine, insulin, testosterone, and growth hormone, all this help in the formation of muscles mass. So may be considered as Ma Dhatuvagni. Me Dhatuvagni, it is glucocorticosteroids, insulin, and glucagon. All they help in the formation of fatty acids and fat in the body. So may be considered as the Medu Dhatuvagni. Achi Dhatuvagni is calcitonin, parathyroid hormone, and vitamin D3. Majja Dhatuvagni is growth factor, chondrocyte stimulating factor, erythropoietin. Shukra Dhatuvagni is serum FHH, LH, testosterone, and estrogen. Maybe. I attach a picture in there with their hormone and their function. With the epinephrine function in the glyconeogenesis and breakdown of glycogen. Non-epinephrine function in the lipolysis and increased glycogenolysis. And growth hormone, there's a stimulation of growth, FFA, metabolism, increased glucogenolysis, and testosterone help in the protein synthesis, sperm production. Estrogen help in the inhibition of glucose uptake, fat deposition. Cortisol help in the increased gluconeogenesis and increased protein synthesis. And insulin growth factor help in the stimulation of growth, just like Ma Dhatuvagni. The active hormones in GI tract. As we all know, the Jatra-Agni may be compared with the digestive enzymes like gastrin, cholecystokinin, secretin, vasoactive intestinal peptide, gastric inhibitory peptide, motilin, and somatostatin. All these hormones in the digestive tract may be compared with the Jatra-Agni part. Dr. Ankur? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, बट हमें टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपके पास 5 मिनट में अगर आप रैप अप कर ले तो सही रहेगा. हाँ मैम, हो जाएगा मैम. ओके, थैंक यू. Okay. Agni according to Bala, Samagni properly digested the normal food. Vishmagni sometimes digested slowly, sometimes normally, sometimes Adman, Shur, Atisa, Jatra, Gaurav, and Pravahan. Dosha involved with Vata. Tikshnagni digests the large quantity of all. Too frequent meals after digestion produce galshosh and dha. Dosha involved with Pitta. Mandagni cannot digest an even normal diet causing Udar Gaurav.
Shiro of Kas, Swas, and Perseg. Dosh involve is Kapha. Samagni is compared with the balanced aggregation of all in the enzyme. Mandagni is the increased aggregation of somatostatin and GIP. Tikshnagni is the increased aggregation of gastrin, secretin, CCK, and VIP. Vishmagni is the imbalanced aggregation of all. Regulation of GI hormones by the vagal stimulation. Examination of Agni. Jathagni is assessed by the Jaran Shakti, the power of digestion. Tatvagni are assessed by the sign and symptom of respective doshavikar mentioned in Charak Samhita, Sutristan 28 Adhyay. Alochak Agni examined by the measuring the drishti, visual acuity, and the clear vision and the field of vision. Bhajka Agni is examined by seeing the skin for luster and complexion. Nijka Agni is examined by the seeing the purush for presence and absence of Ranjak Pith. Examination of Agni. Sadhak Agni is examined by the power of remembrance, power of comprehension, and the examination of behavior and attitude. Interpretation of Agni from the laboratory diagnostic. Jathagni can be examined by the stool examination. Dhatvagni examined by CBC, maybe. For example, degree CBC count indicate does Dhatvagni share. Urine examination is the presence of proteins in urine indicate mass dhatu pak. Presence of ketone body in the urine indicate medo dhatu agni mandya. LFT elevated SGOT and GPT level may indicate the mass and drug dhatu pak, maybe. Application of Agni. It helps in Upchaya. Agni as the basic of Sar, Agni as the basic of Ojas. When all the Agni is Samyak state, the industry food will be digested and absorbed properly. Will lead to the Dehe Pushti, again termed as Upchaya. When Dhatu are formed properly and Dehe Pushti happens correctly, Sar is produced. It is defined as the most excellent Tejas formed from the Sar of Dhatu. So Oj is the supreme state of Sar of all Dhatu. Agni Shruti is the Hidya responsible for perceiving and remembering the knowledge. Is termed as Sadhak Agni. Agni is the basic of Vyadishmatma. It is defined as the capacity of body to resist the strength of disease and prevent the manifestation of a disease. Agni as the basic of fire. When Dhatu are in the normal state and Agni is in a normal state, Bal is good. Vyadishmatma is present and the lifespan of the person will be increased. Person Purush, the ultimate outcome of Samagni. Agni when present in Samavastha will bring all the Dhatu to excellent condition and hence produce the condition called as person Sast Purush. Thank you. Thank you so much, Dr. Ankur, for giving this nice presentation. And now we shall quickly move towards our next presenter, who is Dr. Harikesh from Alvaz Ayurveda Medical College, Mudbidri, Karnataka. And obviously, he is doing post-graduation from Kriya Shari department. So now I would like to invite Dr. Harikesh to take this session ahead and start with his presentation. Thank you, madam. Yeah. Chaturmukha samarambham vakphadacharya madhyamam asmadacharya paryantam vande guru paramparam. Namaste all of you. First of all, I would like to express my gratitude to Dr. Babita madam for giving this wonderful opportunity to share my view on Agni on this e-learning platform of Vaidyamitra. Thank you again. So, can I share my screen? Yeah. Is that visible, right? Yes, it is visible. You continue. Okay, thank you. So, what is Agni as per our Indian Shastras other than Ayurveda? So, Jadaro Bhagavan Agni Paramatmedi Gathyade. Other than Ayurveda, the Agni is considered as Bhagavan and Paramatma. And the next sloka is a famous quote from Bhagavad Gita by Bhagavan Sri Krishna. It says like that, Aham Vaishwanaro Bhutva Praninam Dehamashrida Pranabana Samayukta Pachamyannam Chaturvidam. So Bhagavan Sri Krishna says that he takes the form of digestive fire and stays in the stomach of all living being, and with the help of prana, apana and samana, it will digest the 4 types of anna. So Bhagavan clearly mentioned that he only digests. So
from that we can understand that the Agni is considered as Bhagavan. So in Ayurveda, while coming to Ayurveda, the Agni we can directly correlate to Pitta, because Pitta, the word originated from Tapadhadu. Tapadhadu means which is responsible for Ushma of our body. And Pitta is responsible for the Samskara also. Samskara means transformation. The Jadaragni we can correlate to Pachaka Pitta. So while coming to the art of digestion, we can consider Agni as a functional unit of these three doshas. One is Pachaka Pitta and Samanavayu and Kledhaka Kapha. Because the Samanavayu ignite the Pachaka Pitta and Kledhaka Kapha will protect the Agni from other dhadus. Like a shell, it will initiate to stay in its own seat. And I'm giving a brief idea about physiology of digestion as per Ayurveda. Then only the proper treatment we can do, the Agni treatment we can do. The first stage, it is Ahara, which is moves to Koshta with the help of Pranavayu. Then the next stage, Ahara will undergo Bhinna Sangada. Bhinna Sangada means the complex form to the minimal form. And the Sneha Mardhavtva with the help of Kledaka Kapha. Then next is Ahara, which is undergone Sneha Karma, is digested with the help of Pachaka Pitta. And that Pachaka Pitta is ignited by Samanavayu. And this Agni will do the Sarakitta Vibhajana with the help of Agni, and Snehamsha is absorbed and Kitta Bhaga product moves to Pakvasya. Because the body will absorb only the Snehamsha, because the concept of body is Snehasaro Ayam Purusha. So the Snehamsha will absorbed by the body, and the other Ruksha Bhaga, the Kitta Bhaga, will move to the Pakvasya. So while seeing this digestive process, we can divide into three parts. One is Mathura, Amla, and Katu. That is, first stage is Kapha predominant, the next is Pitta predominant, and the last one is Vada predominant. So as per my view, I am assuming that from this idea, our Acharya came to Tridosha theory. So the result of proper function of Agni. Agni Moolam Balam Pumsam, Balamulam Cha Jividam. So Agni is the cause for Bala, and the Bala will lead to the proper life or Jivida. So what are the result of proper function of Agni? Ayus, Bala, Varna, good complexion, the proper production of Rasadi Dadus, which lead to Ojo Vriddhi. Ojas means Ojastu Tejo Dadunam Shukram Danam Param Spradam. Means it is the essence of all these 7 Dadu. And properly digested food is considered as Amrita or nectar. So what are the clinical importance of Agni? Sahisara Chikilsayam Yad Agni Parirakshana. So the essence of treatment is Agni Parirakshana. It's Acharya Charaka is described that the essence of treatment is Agni Rakshana. And the next sloga, it is taken from the Gulma Chikilsa of Charaka. Shama Pragopau Doshanam Sarvesham Agni Samskrito Tasmad Agnim Sada Rakshe Nidana Anicha Varjaye. Proper functioning and malfunctioning of
all the doshas depends upon the condition of Agni. And one should take care Agni and avoid the causes which disturbs Agni. And next is clinical importance of Agni. Proper functioning of Agni will nourish the dhadus and produce ojas as byproduct. This ojas can be correlated to immune system present in our body because the ojas is responsible for our immune system, and nowadays immunity is having a greater role to prevent the pandemic attacks like COVID-19, etc. So how to protect Agni? There are two ways: proper intake of food and proper exercise. So while Ashtanga Hridaya Vagbhada, while explaining the qualities of exercise, Lakhavam Karma Samartyam Deepto Agnir. So the exercise will give deepti to the Agni. So exercise is very good for protection of our Agni. And next is proper intake of food. So it is depend on at what time we are taking the food and how much quantity we are taking the food. So the first one is how much quantity we can take. That is the first sloga explaining. Matrashi sarvakalam syan hyan matra hyagne pravartaga. Matram drivyanya vaikshande gurunyavi lakhunyavi. So one should take food according to matra, then only Agni will work properly. And this matra is dependent upon dravya. Which dravya you have taken, whether it is Guru Dravya or Lekhu Dravya. If you are going to take a Guru Dravya, Gurunam Artha Sauhityam means the Guru Dravya should be taken half of your Tripti. And Lekhu means Lekhunam Nadi Triptada. And if you are taking the Lekhu Dravya, you should not take up to the Tripti level. So the matra is dependent upon dravya, and the proper matra will lead to the good working of your Agni. And the next stage, next sloga explains about at what time you have to take the food. And the sloga goes like this: Prasrishte Vinmutre Hriti Suvimale Doshe Swapatake Vishuddhe Chodgare Shudupagamane Vade Anusaradi Tatha Agre Udrikte Vishadakarane Dehe Cha Sulagau Prayunjid Ahara Vithi Niyamita Kala Sahimata. So Prasashte Vinmutre, after completing the urge of Mutra and Vin. And the next is Hridi Suvimale, means the body and the mind should be in hygiene state. And Doshe Swapatake means dosha should be on its own sthana and its own srodas. And Vishuddhe Chodgare means the Udgara or the Udgara should be Shuddha, means the verbs should be devoid of devoid the taste of previous meals. And Shuddhupagamani, the hunger should be there. Vade Anusaradi. Vade Anusaradi means the anulomya of Vada. And Tatha Agre Udrikte means due to the anulomya of this Vada, that Samana Vayu will help to ignite the digestive fire. That is Agre Udrikte. Vishadakarane. Vishadakarane means our Panchendriya should be in proper working posture. So the perception of the Panchendriya should be intact. And Dehe Cha Sulakhav means the Deha, we should feel the lightness of our body. On that point, we should go for
intake of food. That is as per our Ashtanga Hridaya. So, indication of faulty Agni, poor or altered appetite, bloated or gassy stomach, constipation or diarrhea, frequent burps, belching, colic or pains, nausea or vomiting, and prone to infection. So I already mentioned that the ojas is act as a immune system in our body. Whenever the Agni is not working properly, the production of ojas will be minimal. So there should be chances of getting infections. So what are the results? Fail to stop the entry of toxins from outside. So Agni is having a buddhi to categorize what is good for our body and what is not good for our body. So it will, if the Agni is working properly, means it will stop the entry of toxins from outside. If it is not working properly, it will allow the toxins to come inside our body and causes accumulation of intrinsic toxins that we can correlate to ama visha, like that, because the improper digested food is called as ama, and it will circulate all over the body and alters the internal atmosphere because of this toxin and disrupt the harmony between different systems. And what is Agni Chikitsa? So Charaka doubtlessly quotes that Agni is responsible for Shamana and Kopana of doshas. So Agni correction will lead to Shamana of doshas. And the treatment should be for dosha vitiation, not for the name of disease. So Agni Chikitsa having greater role in management of vitiated dosha. So in Ashtanga Hridaya, one sloka is there. It is explaining like that. The treatment should be for the dosha vitiation, not for its name. So thank you. Hello, madam. Okay, Ji, Dr. Rishikesh. ji, ji. Okay. Rikesh, such Okay, madam. a brilliant concept you have given to us. Okay, madam. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you and have a nice day. Okay, thank you, madam. So this is our presentation, today's presentation. It's a very informative lecture delivered by Dr. Kiran Tavlare ji, and then from a nice presentation from Ankur, and a nice presentation again by Dr. Harikesh from Karnataka. So this is the end of our scientific session. I'm very much thankful to Dr. Sangeeta Gehlot, madam. I would like to extend my deep gratitude for giving her valuable time to grace this session. And now we have Dr. Purvi Vyas, Vaidya Purvi Vyas from JS Nadiad Ayurveda Mahavidyalaya. I welcome her on behalf of the whole organizing team. And I also welcome Dr. Varatene from Sri Lanka. Now, over to you, Dr. Pratibha, to conclude the session, please. Thank you so much, ma'am. And on my behalf, I want to thank Dr. Harikesh for giving such a beautiful presentation. You explained very well. एंड तो आज का हमारा साइंटिफिक सेशन यहीं समाप्त होता है. अब हमने सारा ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ बहुत सी खास शख्सियत, बहुत ही सम्मानीय अतिथिगण यहाँ जुड़े हुए हैं, और अगर हम इस सत्र में उनके मार्गदर्शन के बिना चले गए तो हमारा यह सत्र अधूरा रह जाएगा. इसलिए मैं सबसे पहले आज हमारे इस सत्र में को चेयरपर्सन की भूमिका में हमसे जुड़ी वैद्य पूर्वी व्यास मैम को बुलाना चाहूंगी. आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर in JS
आयुर्वेद महाविद्यालय नाडियाड, और साथ ही आपका स्पेशलाइजेशन है आयुर्वेदा सिद्धांत एवं दर्शन में। आपको बेस्ट पोस्टर पेपर ऑन चरक संहिता से सम्मानित किया गया है इन नेशनल सेमिनार दैट वाज कंडक्टेड बाय आयुर्वेद व्यासपीठ एट गांधीनगर। साथ ही आप आयुर्बस जैसी एक बहुत ही नामी ऐप, जिसको आयुष मंत्रालय ने सिल्वर मेडल से सम्मानित किया था, उसकी आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, और साथ ही आप चरक कोचिंग टीम से भी जुड़ी हुई हैं। सो मैम, अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आए और हमें हमारा मार्गदर्शन करें। वैद्य पूर्वी व्यास मैम। Thank you, Dr. Pratibha. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. Yes. Yes. First of all, I'm very thankful to the whole Vaid Mitra team to invite me as a host in this national series. Respected Chauhan sir, respected Sangeetam, respected this opportunity and part of this. Regarding the station of so it's a wonderful station, and starting from the and the Veda and the is all it's a so you for your session. Now I want to one more thing that Babita ma'am and Chauhan said that this is a very wonderful thing to give the chance of the youth of Ayurveda, to give the chance opportunity to speak in this type of platform like a PG and PhD scholar. So I appreciate this unique thing, and both the presenter are very nicely elaborate. Especially Dr. Rishikesh has explained the role of Agni in the recitation of Matra, Ahar Matra, how the role of Agni in the Matra recitation, and also the effect of Agni in the dosha Shama Prakopa. So he explained this one beautiful slok very nicely. And regarding the session of Dr. Ankur, very detailed and good presentation in which he mentioned the all the Ayurveda points of Agni with the modern correlation. I congratulate her his also presentation, and thank you again the whole organizer. Once again, thank you. Thank you very much. Yes, Pratibha. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, Dr. Purvi Vyas, ma'am. Thank you so much for your encouraging words. And अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे इस सत्र में चेयरपर्सन की भूमिका में हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर संगीता गहलोत मैम को। आप हैं प्रोफेसर एंड हेड ऑफ क्रियाशारी डिपार्टमेंट इन IMS BHU वाराणसी। और मैम, हम आपको सुनने के लिए हम सभी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। तो अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आए और हमारे दर्शकों से जुड़े। मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? Yes. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am. Thank you, Dr. Pratibha. Thank you, Dr. Pratibha, for a wonderful organizational capacity. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. First of all, I would like to extend my thanks to all team, especially Dr. APS Chauhan, Dr. Babita, for inviting me to attend this wonderful session and wonderful presentations. First of all, I would like to congratulate Dr. Kiran for a wonderful presentation, and this presentation will be very useful for the UG and PG students as well as all the teachers of the Kriya Shari. As you have told whole matter in a very easy way or in a very understandable way.
And both other presenters, Dr. Ankur and Dr. Harikesh, very nicely present their presentation, and in very detail they have discussed about the Agni. One thing I would like to suggest, Dr. Ankur, that on your slides were very good, but matter was very much on the slide. So please, in future presentation, keep less matter on in your slides. I have forgot to welcome Dr. P.R. Varentine. She is my junior when I was senior resident in the BHU. I welcome her also. And as most of the matter has been covered, I would like to share some references regarding Agni. Chakrapani mentioned Agni based on Ritu and where, like Vrad in Agni is Vrad in Hemant Ritu and in young age, and it is Manda Agni in Varsha Ritu and old days. Or even this Arun Dutt has explained while commenting on the Stang Hriday that based on the if this Vayu is Yog Vayu, and if it is associated with Kaf, it will be Mandagni, and if it is associated with Pith, it will be the Tikshnagni, and further it is based on the quality of the diet. Agni is also dependent. And Shushruta has also mentioned 3 types of Tikshnagni, like Ashu Pachak, Atyagni, which synonym is mentioned as a Basma, and Tikshnagnitam, Tikshnatam Agni, in which frequent digestion takes place, and at the end of digestion, there is some burning sensation. Yog Ratnakar has already, Dr. Kiran has mentioned, but Yog Ratnakar has mentioned some treatment. Like in Vishamagni, he has mentioned Vatnigrah, and in Tikshnagni, Pitta Pratikar, and in Sleshma Vishodhan in case of the Mandagni. And regarding Agni, we have, I would like to inform to all you, we have developed a very good questionnaire. And this questionnaire is developed by a PhD scholar, Aparna Singh. And this questionnaire is validated and this questionnaire is online available and published in JAPCAM. So anyone interested can use this questionnaire, because this in previous questionnaire there are some problems, and in this work she has mentioned taken on the base of protein, fat, carbohydrate metabolism certain parameters, and as per Prakriti as well as per certain parameters, like she has got a very significant relation in between this triglyceride SDL or LDL SDL ratio as per season. Significant relation has been received in case of this Hemant LDL and triglyceride SDL in Hemant versus Varsha Ritu, as well as in Basant Ritu, as well as this in Varsha Ritu. So this and as per Prakriti, in case of specifically in SDL and in cholesterol level, we have got this as per Prakriti correlation very significant in Vat versus Pith, as well as in Vat versus Kaph. I am telling this these information if anybody is not knowing about this parameter can be utilized. And we have developed on the it is known as this Ahar Shakti can be explained on the basis of Vyavaran and Jaran Shakti. For the Jaran Shakti, we have also developed a questionnaire on the basis of the features of digestion. So which will be helpful as well as we have taken the caloric intake also each and every diet of 24 hours by 24-hour recalls method. We have calculated the caloric intake and observed the relation between Agni as well as in caloric. So with these words, I would like again to extend my sincere thanks to all the organizers and all the participants for patience hearing. Thank you. Thank you to all. Thank you so much, Dr. Sangeeta Gehlot, ma'am, for your encouraging words as well as the additional information that you gave. एक टीचर को हमेशा पता होता है कि उनके विद्यार्थियों के लिए क्या सुनना जरूरी है, और आपकी इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ हमारा यह सत्र और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया और एक तरह से ज्ञान में और वृद्धि हो गई. थैंक यू सो मच, मैम. थैंक यू सो मच.
अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज की हमारी स्पेशल गेस्ट, जी हाँ, डॉक्टर PR वर्तेन्ने मैम। आप सीनियर लेक्चरर हैं ग्रेड 1 फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजिनस मेडिसिन कोलंबो, श्रीलंका। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज श्रीलंका से आज आप हमसे जुड़ रही हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करती हूँ और अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप आए, हमारे दर्शकों से जुड़े, हमसे जुड़े और हमारा मार्गदर्शन करें। मैम। आई थिंक नेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है। यस मैम, है ना? तो हम वेट करते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। यदि वो कनेक्ट होती है मैडम, तो हम उनसे भी कुछ वर्ड सुनेंगे। तो ओवर टू यू प्रतिभा। जी मैम, थैंक यू सो मच। तो आज का ये सत्र भी समाप्त हो गया। हमारे अतिथि गणों से हमने मार्गदर्शन भी प्राप्त कर लिया और अब बारी आई है वोट ऑफ थैंक्स की। जी हाँ, तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे वैद्य मित्रम की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, हमारी मैम, हमारी गाइड डॉक्टर बबीता शर्मा मैम। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर, लेक्चरर इन द डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर इन पंडित खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज भोपाल। मैम, अब मैं आपको आमंत्रित करूंगी कि आप आए और वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। मैम। आई थिंक वाटनी मैडम जुड़ गई हैं। मैम, हाँ, हेलो हेलो। हाँ मैडम आ गई हाँ, हैं। वर्तन्ने मैम जुड़ गई हैं शायद। बहुत जी बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। अनम्यूट हो जाइए मैडम प्लीज। We all are eager to hear you. Yes ma'am. Please unmute yourself. जी, अपने माइक को अनम्यूट करें प्लीज। So again, I would like to invite Dr. PR Vartene ma'am, and we are very eager to hear you. So please unmute yourself and connect with us and share some, what to say, share your knowledge with us. Please bless us with your guidance. मैम, आप अनम्यूट कर लें तो हम आपको सुन पाएंगे। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम अगेन मेरे ख्याल से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो नाउ दिस इज द टाइम टू कंक्लूड द सेशन एंड थैंक यू प्रतिभा फॉर ब्रिलियंट कंडक्शन ऑफ दिस प्रोग्राम। सबसे पहले यस डॉक्टर वार्टेने इज देयर। यस मैडम, please speak some words. Hello. जी मैडम। Yes ma'am. Can you hear me? You are audible, very well audible. Okay. Good afternoon all of you. Just off कर लीजिए, वीडियो ऑफ कर लीजिए मैडम, आपका ऑडियो कनेक्टिविटी बनी रहेगी इससे, प्लीज। Okay. First of all, I would like to thank our Prajapati sir, Dr. Mahendra Prasad, for introducing me, all of you, as a international person from Sri Lanka. Then also, I would like to thank all the organizing committee, especially Dr. Babita Sharma from Bhopal and other organizers, to invite me to participate this physiological webinar on the theme of physiological aspect of Agni. To participate me as well as appoint me as a special guest in this webinar. Thank you very much all of you. And also I will like to give my congratulations all the speakers. There are 3 presentations. I would like to give my congratulations all of them. And finally I would like to wish all of you for happy day and wish you all the best. Thank you. Thank you, madam. So now it's my time. Thank you, Pratibha, once again. Yes. I would like to I would like to extend my sincere thank to Dr. Kiran Tavlare for I think for his excellent informative lecture with brilliant way of presentation. और जैसा कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ हमेशा डॉक्टर किरण से कुछ ऐसा ही करने के लिए, और हमेशा वो मेरी इस एक्सपेक्टेशन से बहुत बियॉन्ड लेक्चर उनका होता है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और जैसा कि डॉक्टर गहलोत ने कहा कि आपके इस लेक्चर से ना केवल यूजी बल्कि पीजी और हम जितने भी
क्रियाशाली टीचर्स हैं वो भी अपग्रेड हुए. सो थैंक यू वेरी मच once again from on the behalf of whole organizing team. Then I would like to extend my sincere thanks to Dr. Sangeeta Gehlot ma'am to grace this session. उनके रहने से इस सेशन में एक हमारे सेशन को गरिमा मिली और उनके वर्ड्स और उनकी एक्स्ट्रा एडिशनल जो उनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में उससे हम सभी फिर से एक बार बेनिफिटेड हुए. और मैं गहलोत मैडम से एक बार रिक्वेस्ट भी करूंगी आज इस प्लेटफॉर्म पर कि जैसा कि उन्होंने बताया उनके पीजी स्कॉलर ने कुछ अच्छे अग्नि के और जारण शक्ति के कुछ प्रोफार्मा वैलिडेट करवाए हैं उनके गाइडेंस वैल्यूएबल गाइडेंस में. तो मैं चाहती हूँ मैडम यदि डॉक्टर अपर्णा भी इस प्लेटफॉर्म पर आए और वो उसको शेयर करें इस पूरे उनके एक्सपीरियंस को, तो हम लोग सभी लोग उससे लाभान्वित होंगे. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर पूरी व्यास, वैद्य पूरी व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जेएस आयुर्वेदा महाविद्यालय नाडियाड से हमारे साथ जुड़ी हैं. आज के सेशन की को चेयरपर्सन है. उन्होंने भी बहुत अच्छे से सेशन को ग्रेस किया है. मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ. डॉक्टर वार्टेनी बहुत दूर से कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम को फेस करते हुए हमसे जुड़ रही हैं और इतना अच्छा उनका प्रेजेंस हमारे प्रोग्राम को ग्रेसफुल बना रहा है. थैंक यू वंस अगेन. कीप इन टच, आप हमेशा साथ में रहिए और इस सेशन में अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी आप चाहें तो फर्स्ट ईयर बीएमएस फर्स्ट ईयर में क्रियाशारी इज द सब्जेक्ट सिलेबस में, तो आप उनको भी इस सेशन से जोड़ सकती हैं जो ये रेगुलर सेशन हम कर रहे हैं हर संडे और हर मंथ हम एक फेसबुक लाइव दे रहे हैं. अदरवाइज संडे टू संडे हम यूट्यूब पर भी सेशंस दे रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे इंफॉर्मेटिव सेशंस. इसके बाद मैं पूरी पार्टिसिपेंट्स को जो यहाँ पर हैं उनको जो फेसबुक लाइव पर हैं या जूम मीटिंग रूम में हैं उन सबको भी थैंक यू बोलती हूँ. उन्होंने पेशेंस के साथ सुना. आज 2 प्रेजेंटर्स हमारे साथ थे. जैसा कि हमने एक कॉन्सेप्ट रखा ही है कि टीचर के साथ पीजी स्कॉलर्स की इस प्लेटफॉर्म को शेयर करते हैं. डॉक्टर अंकुर ने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, एक पूरा ब्रीफ उन्होंने अग्नि पर दिया. मेरा सिंसियर थैंक जाता है टू डॉक्टर ऋषिकेश को जो अल्वा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मुडबिडी से कर्नाटका से हमारे साथ जुड़े हैं. Although he is the scholar, he is the PG scholar of Rashasan and Bhaisaj Kalpana department, पर एक्चुअली उन्होंने चरक जीनियस कॉन्टेस्ट की जो पैराग्राफ राइटिंग में पार्टिसिपेट किया था और हमारे सारे जजेस ने और हमने जब इसको चेक किया तो उनका अग्नि पर ये कॉन्सेप्ट हम सभी को बहुत अच्छा लगा था, इंफॉर्मेटिव था, तो हमने उनको इंक्लूड किया. क्रिया शारीर के इस वेबिनार में रशास के एक पीजी स्कॉलर ने ही हैज गिवन अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट about the Agni system, collaborating with Kledak of Saman Vayu and Pachak Pit. It was brilliant. This concept was brilliant. और जो हमें एक थॉट देता है कि हम इस ओर भी सोचें और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस उन्होंने बहुत अच्छा अग्नि का बताया. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हरिकेश और फ्यूचर आपका फ्यूचर ब्राइट हो ऐसा मैं प्रे करती हूँ. सो थैंक यू वेरी मच प्रतिभा के लिए, जिनकी प्रतिभा के कारण हम सभी जुड़े रहते हैं इस प्रोग्राम में. और thank you very much once again to all. Have a nice day. Thank you. Thank you so much ma'am for your kind words. आपके enthusiasm की वजह से ही हम सभी में ये एनर्जी होती है. Thank you so much. And मैं एक बार डॉक्टर हरिकेश के लिए बोलना चाहूंगी. I want to apologize because I introduced you as a PG scholar from Kriya Shari department, and that was my fault. That's why I have corrected it. Yeah, but in spite of in spite of doing post graduation from the Department of Rasa Shastra, what to say, आपने हमारे क्रियाशाली डिपार्टमेंट के टीचर्स को इतना प्रभावित कर दिया. You influenced them so much, like उन्होंने आपको इनवाइट किया. So yeah, I'm sorry and thank you so much. So अब आज का सत्र यहीं समाप्त होता है और ऐसा हमारी अंतरराष्ट्रीय वेबिनार श्रृंखला जो बाउंडलेस फिजियोलॉजी क्रिया शारीर पर चल रही है, रक्त धातु अग्नि के बाद हम एक ऐसा ही रोचक विषय लेकर आपसे अगले माह फिर जुड़ेंगे. लेकिन इसी तरह के हर संडे, जैसा कि मैम ने आपको बताया, हम लोग छोटे छोटे जो स्मॉल ड्यूरेशन के वेबिनार्स हम जिन्हें बोलते हैं, हम हर संडे अलग अलग टॉपिक्स के साथ आते हैं और जुड़ते हैं. तो मेक श्योर कि आप हमसे कनेक्टेड रहें और फिजियोलॉजी के अपने ज्ञान में यूं ही वृद्धि करते रहें. तो चलिए अब भगवान
धन्वंतरी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ मैं डॉक्टर प्रतिभा पांडे आपसे विदा लेती हूँ। जयतु आयुर्वेद।